सेमीकंडक्टर, देखो सेमीकंडक्टर बोल दो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल सकते हो चैप्टर का नाम। एक इसके अंदर से जो फाइनल पेपर आपको उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस रहते हैं। आपका अभी बेस जो है ना, अब अगले 1.5-2 घंटे में आपका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसका। इसके अंदर लगभग सारी बातें मैं बता दूंगा, ठीक है ना। जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं वो सारी बातें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ। अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं भी पढ़ रखा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगली बात, अगर मैं थोड़ी सी स्पीड तो फास्ट रखूँगा ही, अगर किसी को समझ ना आए तो आप मुझे पूछ लेना, क्योंकि मैं जनरली इतना ये जो बुकलेट है 2 या 3 दिनों में करवाता हूँ, तो एक ही दिन में होगी सब पूरी बुकलेट, तो थोड़ा सा स्पीड तो फास्ट रहेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर, देखो आपने पहले ना मतलब छोटी क्लासेस में सुना होगा कि टीचर्स बताते थे कि पहले जो शुरू में कंप्यूटर थे वो इस कमरे के साइज़ के इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम कहाँ थी, मतलब और जो कैमरा होते थे, इतने बड़े बड़े कैमरा होते थे, जो शुरू की जो फिल्में शूट हुई हैं वो उनकी क्वालिटी भी नहीं थी और इतने बड़े कैमरा थे। वो रीजन क्या था, ये इतने बड़े साइज होने का रीजन क्या था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कंडक्टर्स थे और इंसुलेटर्स थे, हमारे पास बीच की कोई चीज़ नहीं। तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि वो करंट बहुत ज़्यादा चलाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही बैटरी के क्रॉस जोड़ा बहुत ज़्यादा करंट चला दिया। इंसुलेटर्स करंट ही नहीं चलने देते। हमें इसके अंदर छोटे छोटे डिवाइस, छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे होते हैं कैमरे के अंदर या कंप्यूटर के अंदर कि जिनको बहुत ही कम करंट चाहिए होता है, कई बार बहुत कम करंट, जैसे मिली एम्पियर में चाहिए या कम करंट चाहिए जिनको, तो वो कम करंट कैसे बनाए, वो कोई तरीका नहीं था। इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स को मिक्स करके कुछ स्पेशल तरीके से ऐसे बनाते थे कि बढ़ जाओ, तो कुछ ऐसे बनाते थे कि करंट कम हो जाए, उसके लिए उसका साइज बड़ा हो जाता था। एक्चुअल में सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर ऐसे डिवाइस मिले, ऐसा मतलब मटेरियल था जो कि करंट को ना तो बहुत ज़्यादा चलने देता और ना ही बहुत कम। उसकी प्रॉपर्टीज बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, ना तो ये परफेक्ट कंडक्टर की तरह, ना तो ये कंडक्टर की तरह काम करता, ना ये इंसुलेटर की तरह काम करता। इसका नाम सेमीकंडक्टर, मतलब आधा कंडक्टर है या आधा इंसुलेटर है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर है। और ये इसके आने से एक रिवोल्यूशन आ गया, साइज छोटा होता चला गया उसके बाद। तो अब सुनो ध्यान से, सेमीकंडक्टर्स में होता क्या है। देखिए आप ऐसा करो, सबसे पहले तो जैसे आप ऐसा करो कि जैसे कि न्यूक्लियस है, आपको सबको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ जो शेल्स होती हैं, पहली शेल होती है, दूसरी शेल, थर्ड शेल, ऐसे होता है, सबको पता है एटम के अंदर। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ऐसे होते हैं। आप एक बार इन शेल्स का चक्कर खत्म कर दो, एक बार शेल्स के बारे में मत सोचो कि पहली शेल कहाँ पर है, दूसरी शेल कहाँ पर है। एक बार सोच लो ये शेल्स है ही नहीं। साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा कि क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर एरिया है, ये वाला, ये एरिया एक पर्टिकुलर, ठीक है। पहली दूसरी शेल पता नहीं कहाँ है, उसको छोड़ो आप। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये वाला, ये ब्लू कलर का है, मान लो कलर मैंने ब्लू कर दिया, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। उसके बाद एक पर्टिकुलर एरिया है ऐसा, और इस एरिया को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इसके बाद ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये जो ना, ये शेल्स नहीं है, आप ये सोचो, आप शेल्स पता नहीं कहाँ पर है। सर इसमें फर्स्ट शेल कहाँ होगी, सेकंड शेल कहाँ होगी, पता नहीं कहाँ है। इसके अंदर भी हो सकती है, इसके अंदर भी हो सकती है। सर फोर्थ शेल कहाँ पर है, पता नहीं कहाँ पर है। अलग अलग एटम के अंदर सर मतलब 4 शेल सर वैलेंस बैंड में है, फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर या कंडक्शन बैंड में, पता नहीं कहाँ पर है। अलग अलग एटम के अंदर अलग अलग होती है वो। तो एक्चुअल में मतलब सोचने का वे ही अलग है, एक अंदाज, एक अलग अंदाज में सोच रहे हैं एटम को हम, ठीक है ना। एटम के अंदर जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्पेशल एरिया है, एक स्पेशल रीजन है, ठीक है ना। उस रीजन को क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। उससे ऊपर एक स्पेशल रीजन है, एक स्पेशल एरिया है, उस एरिया को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इससे ऊपर एक एरिया है स्पेशल, और इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन बैंड। पहली शेल कहाँ पर है, दूसरी शेल कहाँ पे, तीसरी शेल कहाँ पर, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है ना, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। थर्ड शेल कहाँ पर है, इसके अंदर भी हो सकती है, इसके अंदर भी हो सकती है, आपको कोई मतलब नहीं है इस चीज से। बस आप ये सोचो, एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 पर्टिकुलर रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन कौन सा होता है बताइए, वैलेंस बैंड। वीबी बोल सकते हो, वैलेंस बैंड। पहला रीजन कौन सा होता है, वैलेंस बैंड। उसके ऊपर वाला कौन सा होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस वाले एरिया को ऐसा बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं बताइए, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ये बात आपको समझ आ गई। पहले तो यही बात याद करनी है कि देयर आर 3 स्पेशल रीजन in spherical form around a nucleus inside atom called valence band, forbidden energy gap and conduction band. When the electrons lies in the conduction band in atoms, then they conduct the electricity. अब सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी।
देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो होते ही नहीं फॉरबिडन एनर्जी गैप में, या तो वैलेंस बैंड में होते हैं हमेशा ही, और फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर होंगे ही नहीं, ठीक है ना, या तो यहाँ होते हैं या फिर यहाँ होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हुए तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। मतलब मान लिया जाए कि इसके अंदर जो है ना, एक सेकंड, हाँ जी, अभी देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। मान लीजिए कोई वायर है, वो वाली वायर जो है, उस वायर के अंदर जितने एटम्स हैं उन सारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ वैलेंस बैंड में, मान लो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है ही। देखो फॉरबिडन एनर्जी गैप में तो होते ही नहीं, इसके अंदर है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, तो वो वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगर लकड़ी की बात करें, मतलब जो इंसुलेटर की अगर हम लोग बात करें, तो इंसुलेटर्स में सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके अंदर है बताइए, वैलेंस बैंड के अंदर हैं, कंडक्शन बैंड में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the electrons lies in the valence band in atoms, then they do not conduct the electricity. अगर वैलेंस बैंड में होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट लाई इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। ठीक है, अब सुनो, इंसुलेटर्स में क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है उनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है इंसुलेटर्स में। देखो यहीं से ही समझो आप, ये वाला जो गैप है, रेड कलर का जो गैप है, ये वाला गैप इंसुलेटर्स के अंदर बहुत ज्यादा है। तो यहां पर बहुत ज्यादा का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है, और ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जंप नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां नहीं जा पाते इस वजह से। ठीक है, इवन जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हो तो एक बैटरी के अक्रॉस जोड़ देते हो वायर को, तो भी नहीं जा पाते। ठीक है, और ये वाला फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्टर्स के केस में है ही नहीं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। ओवरलैप करने की वजह से आराम से अपने आप ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए बिना ही, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और इन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में ये वाला जो गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ना तो ये बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना तो बहुत ज्यादा वैल्यू है और ना ही बहुत कम वैल्यू है। इससे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स पार्शियल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो चले जाते हैं यहाँ पे, कुछ तो पार्शियली चले जाते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है। देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ, इसमें यहाँ पे यही चीज दिखाई गई है। इंसुलेटर्स में कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच गैप है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और कंडक्टर्स में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। और सेमी कंडक्टर्स में जो ये वाला गैप है, ना तो ये इतना ज्यादा है और ना ही जीरो है। ये किस ऑर्डर का होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का। ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसको एफईजी बोल सकते हो आप, एफईजी। इसकी जो वैल्यू है वो सिलिकॉन के केस में होती है 1.414 और जर्मेनियम के केस में होती है 0.67। ये दोनों वैल्यूज आपको याद करनी है।
अब मुद्दा इस बात का था, देखो अभी तक जो मैंने बताया, अभी तक सिर्फ इतना बताया कि जो कंडक्टर्स हैं वो तो 100% इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इंसुलेटर्स बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते, और जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो पार्शियल कंडक्शन करते हैं, पार्शियल कंडक्शन होता है। तो वो पार्शियल कंडक्शन क्यों होता है? क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, और पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। कोई डाउट किसी के मन में? कोई एक स्टूडेंट एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दो क्या मैंने बताया है। कौन एक्सप्लेन करेगा जो मैंने अभी तक बता दिया सारा? कोई भी नहीं? अरे थोड़ा बहुत बता दो यार, कर दो एक्सप्लेन, हल्का फुल्का, जो हल्का फुल्का बता सकते हैं। एक स्टूडेंट, शाबाश। हाँ जी, आप एक्सप्लेन करो। गुड। हाँ जी, खड़े होकर कर दो, चाहे बैठे कर दो, खड़े होकर कर दो। इंसुलेटर में फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो कंडक्शन नहीं करते। कंडक्टर्स में ओवरलैप करते हैं तो वो कंडक्ट करते हैं, और सभी कंडक्टर में गैप कम होता है तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, तो पार्शियल कंडक्शन होता है। गुड, बैठ जाओ। देखो कई बार एग्जाम में ये आता है कि डिफरेंस बताओ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, तो आपको ना ये फॉरबिडन एनर्जी गैप का डिस्कशन अगर आपने नहीं किया तो गलत हो जाएगा। स्टूडेंट कहते हैं मतलब इसका जो आंसर लिख देते हैं, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दे पार्शियली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, हो गया। नहीं, आप फॉरबिडन एनर्जी का साइंटिफिक तरीके से बताओ। आप इसमें बताओ इंसुलेटर्स में फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द इंसुलेटर्स इज वेरी हाई एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कंडक्टर्स में 0 होता है और सेमीकंडक्टर्स में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये जरूर बताना आपको अगर ये डिफरेंस पूछे तो आपसे। अब सुनो अगली बात, जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया, प्योर सेमीकंडक्टर और एक होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर है इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। प्योर बोल दो या इंट्रिंसिक, इसी का दूसरा नाम है, चाहे ये बोल दो चाहे ये बोल दो, एक ही मतलब है। इसमें एक ही टाइप के एटम्स होंगे, जैसे कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो जो सिलिकॉन है उसके अंदर सिर्फ सिलिकॉन के अलावा कोई और एटम होगा ही नहीं, सिर्फ सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, मिक्सिंग नहीं होगी किसी और एटम की। प्योर का मतलब सीधा सीधा यही है, जैसा नाम से भी पता लग रहा है। इसका जो नाम जो बता रहा है वही है, रियलिटी में भी नाम बता रहा है प्योर, प्योर वर्ड आ गया नाम में, इसका मतलब उसके अंदर कुछ और नहीं है, सीधी सी बात है, सिर्फ सिलिकॉन ही है। इम्प्योर का मतलब इसमें कुछ और मिक्सिंग कर दी गई है। देखो अगर देखो जो सिलिकॉन होता है, मैं आपको एक जो पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूं अभी, देखिए आप, इसके अंदर ही जो 14th ग्रुप के जो एलिमेंट है, ये देखो ये सिलिकॉन, मेनली जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन और जर्मेनियम यही है जो कि यूज होते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चंस नजर आएंगे सेमीकंडक्टर के, उसमें से 99% क्वेश्चंस उनमें ये दोनों ही होंगे, बस सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही दोनों यूज होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है, सबसे ज्यादा यूज होता है। इसका रीजन है ये भी हो सकता है इसका ज्यादा यूज होने का कि ये ज्यादा पाया जाता है, यानी कि इसका कॉस्ट में भी कम आता हो इस वजह से, लेकिन फिर भी महंगा तो है, ज्यादा पाया मतलब यूज होने के बावजूद भी ये मतलब ये महंगा तो है। फिर भी सिलिकॉन कई जगह यूज होता है, इसी ने सब कुछ चेंज किया। अगर ये सिलिकॉन ना हो, जर्मेनियम ना हो, तो ये जो डिवाइसेस हैं इतने छोटे नहीं हो पाते। जो कैमरा मैंने बताया कि आजकल क्या हो रहा है कि पहले जो कैमरे होते थे इतने बड़े बड़े कैमरे शादियों में यूज होते थे, ठीक है ना, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती थी। आज मोबाइल फोन का छोटा सा कैमरा वो उससे बेहतरीन क्वालिटी दे रहा है इतने कम साइज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम ये 14th ग्रुप एक्चुअल में, तो 14th ग्रुप के एलिमेंट है ये। अगर इसमें मिक्सिंग कर दें हम 13th ग्रुप की, 13th ग्रुप की मिक्सिंग कर दे सिलिकॉन में, जैसे कि बोरोन मिला दिया मान लो, थोड़ा सा मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, तो इसमें इंप्योरिटी, इसको बोलते हैं कि इंप्योरिटी मिक्स होना, फिर इसको क्या कहेंगे हम लोग, इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहेंगे। इम्प्योर का मतलब ये नहीं कि इसमें कूड़ा कचरा डाल दिया हमने, इम्प्योर का मतलब ये है कि थोड़ा सा बोरोन मिला दो या फिर थोड़ा सा एल्यूमिनियम मिला दो या थोड़ा सा गैलियम मिला दो, मतलब 13th ग्रुप का एलिमेंट अगर हम इसके अंदर मिला दें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है ये। क्या बन जाता है ये? पी टाइप। पी टाइप, कोई कहेगी पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो आप ये बोल देना कि सर अगर 13th ग्रुप के एलिमेंट को 14th ग्रुप के एलिमेंट में मिला दिया जाए तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर इसमें कितना मिलाना है, यार थोड़ा सा, बिल्कुल चूटी भर, मतलब इतना, जैसे कि आप मतलब जैसे जूस पीते हो तो थोड़ा सा नमक नहीं मिला लेते हम लोग, हल्का सा, उतना बस, ठीक है। मतलब इसके 1 लाख मॉलिक्यूल्स के पीछे का 1 लाख एटम्स के पीछे का एक एटम होगा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा मिलाना आपको। और अगर 15th ग्रुप मिला दिया जाए, ये 15th ग्रुप है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये अगर मिला देते हैं हम लोग सिलिकॉन में या फिर गैलियम में, जर्मेनियम में मिला दें हम इनको, इन तीनों को, तो क्या बनेगा बताइए? एन टाइप। क्या बन जाएगा ऐसे के इसके अंदर? एन टाइप। अब सीधी सी बात है, पी टाइप क्या होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर देखो एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर।
प्योर सेमीकंडक्टर क्या है? प्योर सिलिकॉन, उसके अंदर कुछ नहीं मिलाना आपको, प्योर सिलिकॉन रहेगा, सारे एटम सिलिकॉन के होंगे, वो तो क्या प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर कौन सा होता है? जिसके अंदर कुछ ना कुछ मिला दें, और कुछ ना कुछ का मतलब ये नहीं कि कुछ भी मिला दें, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ 13th ग्रुप या 15th ग्रुप मिलाना है। समझ आ रही बात आपको? 13th ग्रुप या, और जब 13th ग्रुप मिलाते हैं तो बताइए क्या बनता है? पी टाइप, और जब 15th ग्रुप मिलाते हैं तो क्या बनता है? एन टाइप। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? और इस मिलाने के फिनोमेना को बोलते हैं डोपिंग। ये जो मिक्सिंग करने के फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डोपिंग। कोई बोल दे कि डोपिंग क्या होता है, तो आप बोल देना कि व्हेन द 13th ग्रुप एलिमेंट और द 15th ग्रुप एलिमेंट इज मिक्सड इन 14th ग्रुप एलिमेंट, then the material so formed, then the substance so formed is called doping. यार ना substance को नहीं बोलते, then this phenomena is called the phenomena of this mixing is called doping. आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब सुनो, देखिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप। इम्प्योर का दूसरा नाम होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हाँ जी, इम्प्योर का दूसरा नाम क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन द 13th ग्रुप एलिमेंट इज मिक्स्ड विद 14th ग्रुप एलिमेंट, और एन टाइप क्या होता है? व्हेन द 15th ग्रुप एलिमेंट इज मिक्स्ड विद 14th ग्रुप एलिमेंट। डोपिंग के बारे में लिखा हुआ है, मिक्सिंग ऑफ 13th और 15th ग्रुप एलिमेंट इन द 14th ग्रुप एलिमेंट इज कॉल्ड डोपिंग। दीज एलिमेंट्स ऑफ 13th एंड 15th ग्रुप आर कॉल्ड इंप्योरिटीज। इन्हीं को इंप्योरिटी बोलते हैं। ये 13th ग्रुप के एलिमेंट को ही इंप्योरिटी बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इंप्योरिटी का मतलब अगेन कूड़ा कचरा नहीं होता, 13th और 15th ग्रुप के एलिमेंट को ही हम लोग इंप्योरिटी बोलते हैं चैप्टर के अंदर। और मेन जो सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। सेमीकंडक्टर मेनली मतलब यार सीधी सी बात है, इस चैप्टर में हम ये कह सकते हो स्टडी ऑफ, इस चैप्टर का नाम एक और हो सकता है स्टडी ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बस, क्योंकि मेन तो यही दो हैं। इसके अलावा तो कोई और सेमीकंडक्टर है ही नहीं नेचर के अंदर, है उनके अंदर थोड़ा बहुत यूज यही होते हैं, यूज यही इन्हीं का ही होता है बस हमेशा ही। आगे होगी बात समझ में? हाँ जी, इसके बारे में मैंने क्या बताया, कौन एक्सप्लेन करेगा इस चीज़ को? 2 स्टूडेंट, 3 4 5, गुड, बहुत अच्छे यार, शाबाश। हाँ जी हिमांशी। सर इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में बताया गया। सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। ठीक है। प्योर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसमें एक ही तरह का एटम प्रेजेंट हो, और इम्प्योर को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो 2 टाइप का होता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। ठीक है। अगर 13 ग्रुप के एलिमेंट को 14 ग्रुप के एलिमेंट मिक्स कर दें तो वो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और अगर हम 15 ग्रुप के एलिमेंट को 14 ग्रुप में एलिमेंट में मिक्स कर दें तो एन टाइप होते हैं। बिल्कुल। और इसमें एक डोपिंग प्रोसेस होती है या फिनोमेना होता है, जब हम 13 या 14 ग्रुप के एलिमेंट को 15 ग्रुप के एलिमेंट 13 और 15 ग्रुप के एलिमेंट को 14 में मिक्स कर दे, उस फिनोमेना को डोपिंग बोलते हैं। गुड, ये सब बेसिक बातें थी, ये सब आपको पता थी पहले से ही, ठीक है ना, लगभग को पता ही होंगी। अब सुनो, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सुनो आप, नंबर ऑफ फ्री होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री होल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से, मतलब मेजॉरिटी करंट कैरियर्स फ्री होल्स होते हैं इसके अंदर। इसका मतलब क्या, हमें ये देखना है। फिर एक इसमें लिखा हुआ है कि इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ द फ्री होल्स। इसमें मेजॉरिटी करंट कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस बात का मतलब क्या है, व्हेन द टेंपरेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज देन द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इन सब का मतलब अभी समझेंगे हम, ठीक है ना, ध्यान से समझना अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ। देखिए आप, सिलिकॉन होता है, कोई सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बताएगा क्या होता है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर किसी को पता है? 14 होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, मतलब इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहली शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 4। 2 8 4, पहली शेल में, दूसरी शेल में, तीसरी शेल में। शेल्स की फॉर्म में सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे सिलिकॉन है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ठीक है ना, और इसमें ये 4 हैं, इसको अपने 8 कंप्लीट करने हैं। ये ज़्यादा डिटेल में केमिस्ट्री के अंदर है, मैं फिजिक्स में इतना बता दूंगा कि आपका काम चल जाएगा। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको अपने 8 पूरे करने हैं। तो ये पूरे 8 करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे एक और सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पर एक और सिलिकॉन है, यहाँ पर एक और सिलिकॉन है, इसके पास भी ऐसी 4 है, इसके पास भी ऐसी 4 है, इसके पास भी ऐसी 4 और इसके पास भी ऐसे 4 है। ये सिलिकॉन यहाँ पे इसके साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार इसके 8 पूरे हो गए। तो इसके 8 पूरे हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। कोई मतलब 8 पूरे होने में देखो इसके चारों के चारों यूज हो गए इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी फ्री का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं बचा इसके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं बचा इसके अंदर। ये जो बॉन्ड बनी हुई है इस तरीके से बॉन्ड बनी रहती है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें एक भी नहीं बचा। होता क्या है, इवन एट रूम टेम्परेचर
कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर उधर घूमना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी जगह को छोड़ देगा और अपनी जगह को छोड़ के इधर उधर घूमना शुरू हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ देता है और इधर उधर घूमना शुरू, बॉन्ड फिर भी बनी रहेगी, ये बॉन्ड टूटी नहीं अभी, ये बॉन्ड अभी है, चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन आ सकता है यहाँ पे दोबारा से इसी जगह पे, लेकिन फिलहाल ये जगह खाली है और ये बॉन्ड एज इट इज बनी हुई है, बॉन्ड अभी एज इट इज बनी हुई है, बस ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर घूमने के लिए गया इधर उधर, आप ये सोच सकते हो। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमने के चला गया, तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ देता है तो उस जगह पे हम कहेंगे कि होल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया वहाँ पर? एक होल क्रिएट हो गया, यहाँ पर एक खाली जगह क्रिएट होगी। समझ आ गई बात आपको? अब इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर इस तरीके से ऐसा कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं करता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसा करते हैं। मान लेते हैं, हाँ जी इस बार बातें आई तो फिर बाहर करना पड़ेगा, मैं मजबूरी है हमारी, ठीक है ना। देखो इसके अंदर मैंने क्या बोला कि इसमें मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी जगह को छोड़ दिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी जगह छोड़ दी? 100 इलेक्ट्रॉन्स ने। तो 100 खाली स्पेस क्रिएट हो गए, उन खाली स्पेस को होल बोलते हैं। तो 100 तो होल्स क्रिएट हो गए और 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और 100 क्या है बताइए? फ्री होल्स बोल सकते हो या होल्स बोल दो या फ्री होल्स बोल दो। फ्री होल्स का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली जगह है वो, और 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसा हो गया। अच्छा, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है? जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही फ्री होल्स होते हैं, हमेशा संख्या उनकी बराबर रहेगी। समझ में आ रही है बात आपको? भाई 100 इलेक्ट्रॉन ने अपना घर छोड़ा, घर का मतलब वो जो होल था, वो जहाँ पे रह रहा था, वो जगह छोड़ दी उसने, उसको घर मान लेते हैं उसका। तो 100 इलेक्ट्रॉन्स ने अपने घर छोड़ दिए, तो 100 घर खाली हैं और 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा ही होगा। तो प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ फ्री होल्स हमेशा सेम होते हैं, ये बात दिमाग में उठा लो, ठीक है ना। क्या होता है बताइए? प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। अगर आप उसको गर्म करोगे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन और भी निकल जाएंगे। मतलब हो सकता है कि 200 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब टोटल 200 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कितने फ्री होल हो जाएंगे? 200 ही हो जाएंगे, ठीक है। 200 फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए और 200 फ्री होल हो गए, टेम्परेचर और बढ़ा दिया। टेम्परेचर और बढ़ाने से क्या होगा? मान लो 300 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 300 फ्री होल्स हो गए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर का, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं और नंबर ऑफ फ्री होल्स भी बढ़ते चले जाते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? अब सुनो, और इसी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है, फिर वो ज़्यादा कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है ना, और फ्री होल्स की संख्या भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंडक्ट करेंगे। यही वजह होती है। ये एग्जाम में बड़ी पॉपुलर चीज़ है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है या उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो घटेगी कि बढ़ेगी? रेजिस्टिविटी तो घटेगी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ में आ गई बात आपको? रेजिस्टिविटी तो रोकती है करंट को, कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी घटेगी। ये बात समझ में आ गई आपको? किसी के मन में कोई डाउट? अब सुनो, एक अगली बात बता रहा हूँ मैं आपको। करंट को फ्लो करवाने में, करंट जब फ्लो करता है, करंट को फ्लो करवाने में जितना रोल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का है उतना ही रोल फ्री होल्स का भी होता है, ठीक है ना। मतलब बच्चों को क्या लगता है कि सर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन अकेले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होती, फ्री होल्स की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। फ्री होल्स की वजह से भी। सर ये होल्स भी मूव कर सकते हैं क्या? इनकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? ये बात तो समझ नहीं आ रही सर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो मान लेते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, वो तो चलो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं हम। इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है? हम लोग बार बार एक लाइन लिखी हुई देखते हैं कि मतलब ये भी, इनको भी करंट कैरियर बोलते हैं, उनको भी। होल्स आर ऑल्सो कॉल्ड करंट कैरियर, मतलब करंट को कैरी करने वाले। ये भी करंट को कैरियर, ये करंट कैसे कैरी करते हैं सर? और एक मतलब दोनों, जैसे इसमें लाइन लिखी हुई है कि बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन द प्योर सेमीकंडक्टर। बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, ये कैसे है सर? ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है करंट को फ्लो करवाने में? सुनो ध्यान से। देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जैसे कि बाहर निकल गया, ठीक है, तो ये खाली जगह क्रिएट हो गया यहाँ पे, ये ऐसे एक यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, एक होल यहाँ पे क्रिएट हो गया मान लो। अब यहाँ पे भी एक सिलिकॉन था, ऐसे था, एक होल सपोज यहाँ पर है, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, और वो इलेक्ट्रॉन पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। अब होगा ये कि यहाँ पर सपोज ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है,
इसके अचानक क्या पता नहीं क्या इसके क्या मन में आई, ये पता क्या करता है, ये देखता है यार ये खाली होल पड़ा है, मैं काम करता हूँ, मैं उड़ के यहाँ चला जाता हूँ, ये जंप मार के यहाँ आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा बताइए, होल क्रिएट हो गया। समझ आई बात आपको? ये इलेक्ट्रॉन क्या सोचेगा, यार ये खाली होल पड़ा एक, मैं इधर उधर भी नहीं घूमता, मैं अपने घर को तो छोड़ रहा हूँ, मतलब अपनी जगह को छोड़ रहा हूँ, लेकिन किसी घर में ही जाऊँगा, मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा मैं, ठीक है। वो इसमें जंप मार गया, तो ये वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इसके अंदर आ गया, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। पहले होल यहाँ था, फिर होल क्रिएट हुआ यहाँ पे, अब होल क्रिएट क्या होगा यहाँ पे। अब हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन सोचे कि यार चलो मैं इसमें चला जाता हूँ, वो यहाँ आ गया जी इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गया, तो यहाँ क्रिएट क्या हो गया, होल। अब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन ने सोचा चलो मैं यहाँ आ जाता हूँ, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन ने सोचा चलो मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया जी, और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। अब एक बात बताओ, होल की मूवमेंट हुई कि नहीं हुई, होल की भी मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे आप बताओ। पहले होल यहाँ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, होल की मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब होल्स भी मूव कर सकते हैं, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते ही करते हैं, लेकिन होल्स भी मूव कर सकते हैं, और होल्स किस तरीके से मूव करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। और जब होल्स की मूवमेंट होती है तो ऐसे केस में वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन हो रहा होता है। तो कहने का मतलब होल्स की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, फ्री होल्स की वजह से भी, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और प्योर सेमीकंडक्टर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही फ्री होल्स होते हैं, और दोनों की वजह से बराबर बराबर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसलिए हम ये लाइन बोलते हैं कि बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये लाइन बोली जाती है। देखिए आप यहाँ पे एक लाइन लिखी गई थी कि इन द प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ फ्री होल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ तक की बात कितनों को समझ में आ गई, ये वाली बात, जिनको समझ में आ गई ये बात, ठीक है, गुड। अब सुनो, इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ फ्री होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों होता है, रीजन बता रहा हूं मैं आपको। एक लाइन और लिखी हुई है कि मेजॉरिटी करंट कैरियर्स आर फ्री होल्स, फ्री होल्स मेजॉरिटी करंट कैरियर्स हैं। इस बात का मतलब क्या है, इस बात को ध्यान से सुनो आप। देखिए क्या होता है कि सिलिकॉन में पी टाइप बनाने के लिए क्या करेंगे बताइए आप, पी टाइप बनाने के लिए बोरोन मिला देंगे, बोरोन मिला दिया, मान लो एक बोरोन है, बोरोन का कोई एटॉमिक नंबर बताएगा क्या होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर, हाँ जी, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। 5 का मतलब बताइए सिलिकॉन पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, और दूसरी शेल में कितने होंगे, 3 होंगे, तो 3 बना दो आप यहाँ पे, इसके पास 3 ही है, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एक सिलिकॉन होगा, उस सिलिकॉन ने इसके साथ यहाँ पे एक सिलिकॉन है, और यहाँ पे भी एक सिलिकॉन है, यहाँ पे भी इसके सिलिकॉन है, चारों तरफ सिलिकॉन्स होंगे इसके, ऐसे होंगे। क्या होगा, ये बोरोन एक तो इसके साथ ये अपना एक बॉन्ड बना लेगा, कहेगा यार एक मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया, एक तेरा हो गया, यार एक काम करते शेयर कर लेते, शेयरिंग कर ली इसने। फिर ये इससे बात करेगा, देख भाई मैंने इसका शेयरिंग की है ना, सही से काम चल रहा है, देख दोनों हमारी पार्टनरशिप चल रही है, एक काम करते हैं अपन भी कर लेते हैं, देख मेरे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन, तेरे पास भी ये बॉन्ड बना लिया एक, यहाँ पर भी ये बोरोन इससे बात करेगा तो यहाँ भी एक बॉन्ड बन गया, सही शेयरिंग होगी। अब बोरोन को तो अपने 8 पूरे करने थे, इसके पास है ही नहीं, एक और है ही नहीं, ये क्या करेगा, इसको गोली देगा, यार एक काम कर, देख भाई मेरा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, घूमने के लिए गया हुआ है, देख मैंने इनके साथ बॉन्ड बनाई है ना, देख है ना, ये तेरे साथ भी काम कर, तो यार ये ना शेयरिंग तो कर ले, और मेरा इलेक्ट्रॉन आएगा भी, ये इसको गोली देके रखेगा, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक फ्री होल, एक फ्री होल क्रिएट हो गया, ठीक है ना। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन आपको पता है वास्तव में कभी भी नहीं आना, है ही नहीं कोई, यहाँ पे है ही नहीं कोई भी, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक होल। तो इस तरीके से जहां जहां बोरोन होगा वहां पर एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट होगा। एक बोरोन के एटम की वजह से एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट होता है, एक बोरोन के एटम की वजह से एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो जाएगा। ये बोरोन का एटम था तो ये एक एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो गया। अब मान लिया जाए आपने देखो 50 बोरोन के एटम मिला दिए, 50, तो कितने एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट हो गए, 50 एक्स्ट्रा होल क्रिएट हो गए। और 100 इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए और इधर उधर घूम रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स अपने घर छोड़ के इधर उधर घूम रहे हैं, तो 100 तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो हैं, और 100 फ्री होल क्रिएट हो गए फिर, और 50 ये बोरोन मिला दिए थे आपने, तो नंबर ऑफ फ्री होल्स कितने होंगे टोटल, 150, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 100। तो होल्स की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, होल्स की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, इसलिए हम इसमें बोलते हैं कि नंबर ऑफ फ्री होल्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से। क्यों, क्योंकि एक बोरोन की वजह से एक एक्स्ट्रा, एक फालतू का होल क्रिएट हो रहा है जिसका कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वो जो होल का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे, तो इसलिए जो है नंबर ऑफ फ्री होल्स ज्यादा होंगे। हाँ जी, ये बात समझ आती है ना आपको कि नंबर ऑफ फ्री होल्स क्या होंगे, ज्यादा। तो ज्यादा मेजॉरिटी करंट कैरियर्स कौन से होंगे इसके अंदर, होल्स। यहां पे यही वजह है कि मेजॉरिटी करंट कैरियर्स आर द फ्री होल्स, फ्री होल्स आर द मेजॉरिटी करंट कैरियर्स, और नंबर ऑफ फ्री होल्स ज्यादा होते हैं इसमें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं।
ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में सुन लो आप। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इसमें क्या मिलाएंगे एन टाइप में बताइए, 15th ग्रुप। 15th ग्रुप में कौन कौन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। तो आप एक काम करो, नाइट्रोजन ले लो। नाइट्रोजन में बताइए एटॉमिक नंबर क्या है नाइट्रोजन का, 7 है क्या, 7। तो पहली जेल में 2, दूसरी जेल में 5, ये लास्ट इसके पास 5 है, 1 2 3 4 5, 5 में यही बना दिया। सिलिकॉन आएगा यहाँ पे, इसके चारों तरफ सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। अब देखो ये नाइट्रोजन सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। ये किताब निकल के ना उस वाले पिछले वाले बेंच पे चले जाओ, जगह दो ये को, जल्दी बेंच के ऊपर से चले जाओ, जल्दी करो, टाइम नहीं है, बेंच के ऊपर से कूद के चले जाओ और इधर की तरफ आ जाना, जल्दी, टाइम नहीं है। यहाँ पे ये जो है ना सिलिकॉन, एक तो ये वाला ये बॉन्ड बन गई नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में, ठीक है ना। एक बॉन्ड यहाँ पे बन गई, एक बॉन्ड यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, और एक इसका फ्री इलेक्ट्रॉन तो बची गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास। यार अब तो इसके यार सबके साथ तो बॉन्ड बना ली इसने, और एक फालतू का बच गया जिसका कोई होल ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया ये। तो एक नाइट्रोजन मिलने से एक फालतू का फ्री इलेक्ट्रॉन जिसका कोई होल नहीं है, मतलब वो उसे कोई घर नहीं है, वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया और वो इधर उधर घूमेगा फालतू में। अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया एक नाइट्रोजन की वजह से। तो अगर आप 50 नाइट्रोजन के एटम मिलाओगे तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे, 50 फालतू के क्रिएट हो जाएंगे। अब सुनो, नाइट्रोजन मिला दिया मान लो आपने सिलिकॉन में, ठीक है ना। नाइट्रोजन सब सिलिकॉन में मिला दिया और 50 नाइट्रोजन के एटम मिलाए मान लो 50, तो कितने फ्री होल्स आ गए, 50 फ्री होल्स आ गए। 50 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 50 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने होल्स को छोड़ देंगे इवन एट रूम टेम्परेचर। मान लो 100 ने छोड़ दिया, 100 इलेक्ट्रॉन्स ने अपने घर छोड़ दिए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 150, और फ्री होल्स कितने हो गए, 100, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए नंबर ऑफ फ्री होल्स से, तो मेजॉरिटी करंट कैरियर कौन से हुए, इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी करंट कैरियर्स। बस यही बात बताना चाह रहे थे इसके अंदर। यहां पर इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ फ्री होल से, और मेजॉरिटी करंट कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ जी, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है ना। और टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, इसका भी रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उतने इलेक्ट्रॉन अपने घरों को छोड़ के इधर उधर घूमते रहेंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, फ्री होल्स भी ज्यादा हो जाएंगे, बराबर बराबर ज्यादा होंगे, दोनों बढ़ेंगे इकट्ठे ही, ठीक है ना। और फिर दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेटल के केस में उल्टा होता है। मेटल के केस में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी घटती है, उल्टा होता है। ये चीज़ इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई जाती है। अभी यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी। कोई डाउट है किसी को इस स्लाइड के अंदर? अगली बात, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, पहले तो ये बता दो, हाथ खड़े कर ले। एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3, शाबाश। कुछ तो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गुड। हाँ जी, आपको एक्सप्लेन करना, आपकी बारी आएगी। हाँ जी। प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाएंगे उतने ही फ्री होल्स होंगे। बिल्कुल। और पी टाइप में 13th ग्रुप के एलिमेंट एडेड होते हैं इम्प्योरिटीज के फॉर्म में, तो फिर फ्री होल्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो फिर फ्री होल्स आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और एन टाइप में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 15th ग्रुप के एलिमेंट एडेड होते हैं, तो फिर फ्री होल्स आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल, गुड। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है कि साइंटिस्ट लोगों ने, देखो ये एक अलग टाइप का एलिमेंट मिल गया चिप सेमीकंडक्टर। उन्होंने क्या किया कि आप एक बात बताओ, जब भी कोई चीज़ आपको एक नई चीज़ मिलेगी, मान लो आप, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने इंसानी दिमाग से सोच के बताना, इंसानी दिमाग ये और कौन सा है। मान लो आप कहीं जंगल में खो गए, कहीं जंगल में चले गए, आपको एक अजीब सी चीज़ मिली, कोई ऐसी चीज़ मिली आपको, कुछ ऐसा कोई पत्थर जो कि स्पेशल, कुछ अलग लग रहा था, कुछ यूनिक था, कुछ डिफरेंट था, ऐसी चीज़ आपने कभी देखी नहीं थी, कुछ अलग तरीके से वो शाइन कर रही थी, कुछ अलग ही टाइप का कलर था, ठीक है। बंदा क्या सोचता है, यार काम करता हूँ, इसको घर ले चलता हूँ, पहले तो इसको घर ले जाएगा। अब आपको पता ही नहीं है क्या चीज़, करना क्या है इसका, ये
कि कहीं बिकेगा तो कहाँ बिकेगा, कितने रुपए में बिकेगा, कुछ नहीं पता, या ऐसे ही पत्थर उठा रखा है, कुछ नहीं पता। और आप एक साइंटिस्ट हो मान लो, आप एक साइंटिस्ट हो, आपका दिमाग जो है ना, आप एक बहुत शार्प माइंडेड हो मान लो, ठीक है ना, मतलब आपको नॉलेज है, आपने मतलब थोड़ी बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री सब बहुत अच्छे से पढ़ रखी है सपोज, क्या करोगे आप? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या करोगे? हाथ खड़े करें, कोई कुछ बता सकता है तो कि क्या करूंगा मैं सर, एक स्टूडेंट क्या करोगे? कोई ये तो नहीं सोच रहा सर मैं उसकी पूजा करूंगा अपने इंडिया में तो यही सिस्टम है, कुछ अलग चीज मिल जाए ना तो उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, कोई बताएगा क्या करेंगे उसका? OLX पे डाल दोगे, शाबाश, बहुत बढ़िया। और वो करोड़ों रुपए की चीज हुई तो तुम्हें क्या पता कितने की है, तुम्हें क्या पता कितने की है? पहले गूगल कर लेंगे। गूगल पे क्या मिलेगा? गूगल पे क्या मतलब कैसे करोगे? गूगल पे फोटो खींचे, कुछ नहीं आ रहा है, वो फोटो खींच के आपने उसको सर्चिंग में डाला, सर्चिंग बोर्ड में कुछ नहीं आ रहा है। फोन ही नहीं है, ये क्या करूं? नहीं फोन तो है मान लो, लेकिन सर्चिंग मोड में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नई यूनिक चीज थी, गूगल ने ही बोल दिया कि एक अलग चीज है ये तो। अपना काम करेंगे साइड में रख के उसको। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट, और कोई कुछ करेगा उससे? नहीं, म्यूजियम में वही चीज रखी जाती है, उसके पीछे कोई लॉजिक तो हो। आप कोई म्यूजियम में आएगा देखने, ना वो देखेंगे कि हाँ ये कुछ नई सी चीज है, फिर वो ढूंढेंगे, उनका काम। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी सुनो, देखो क्या देखो कोई भी साइंटिस्ट है वो क्या करेगा, वो तरह तरह के प्रोसेस करके देगा, उसका एक सैंपल लेगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख के देखेगा, उसके अक्रॉस एक बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ के देखा, उसके अक्रॉस बैटरी क्या इफेक्ट पड़ा, उन ऑब्जर्वेशन को करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। पहले तो वही देखा कि जो जितने एलिमेंट्स हैं अर्थ पे 118 एलिमेंट्स हैं, जैसे उनमें से किसी से मैच तो नहीं हो रहा है, पहले तो उन 118 एलिमेंट से मैच करने की कोशिश करेगा, हो सकता है कि मेरे पास उन्हीं में से कोई एलिमेंट हो। पता लगा कि 118 की जो प्रॉपर्टीज है वो उसके पास है, उसने गूगल पे सर्च कर लिया था, अब वो 118 से तो मैच नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो इसका मतलब एक अलग ही चीज़ है, हो सकता है कि 119 में एलिमेंट हो, और हो सकता है मेरा नाम लग जाए उसके पीछे, ठीक है ना, और मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाऊँ। हो सकता है कि हाँ यार आपने एक एलिमेंट सर्च किया है तो वर्ल्ड लेवल पे तो आपका नाम चला ही जाएगा ना, और हमको कर OLX पे डाल दूंगा मैं इसको, ठीक है इसके अंदर तो जो जिस चीज़ से आपका वर्ल्ड लेवल पे नाम जा सकता है उसको OLX पे डाल रहा है। देखो अब देखो पहली चीज़ तो ये देखो किसी एलिमेंट के साथ तो और नहीं हो रहा मान लो, फिर क्या करोगे, उसके साथ डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस के अंदर भी अलग अलग केमिकल डाल के देखते हैं उसमें, या फिर एक जो फिजिक्स से जुड़ा हुआ बंदा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखेगा, मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखेगा क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं वो नोट करेगा उसको, या उसके अंदर कोई दूसरा एलिमेंट मिक्स करके देखेगा। अब साइंटिस्ट लोगों को मिला सिलिकॉन, जब सिलिकॉन मिला ना तो उस सिलिकॉन की कंडक्टिविटी उन्होंने चेक की, कंडक्टिविटी उनकी ऐसा मटेरियल था जिसकी कंडक्टिविटी ना तो बहुत ज़्यादा थी ना बहुत कम थी, एक एवरेज टाइप की कंडक्टिविटी थी, तो उनको पता लग गया कि यार ये तो बिल्कुल यूनिक चीज़ है, एक एवरेज टाइप की कंडक्टिविटी है। फिर उन्होंने सोचा कि यार कुछ मिला के देखते हैं इसमें, उन्हें दूसरे एलिमेंट्स को मिला के देखा, तो उन्होंने देखा कि जब 13th को मिलाते हैं तो भी कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है, 13th को मिलाते ही कंडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ फ्री होल ज़्यादा हो जाएंगे, और 15th को मिलाते हैं तो भी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तब उनको इस बात का पता लग गया कि अगर मुझे तो हमें थोड़ा सा, जैसे कि इसकी वजह से सपोज 10 मिली एम्पियर करंट चलता है, हमें चलाना 11 एम्पियर, तो 11 एम्पियर चलाना है तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, डोपिंग कर देंगे, ठीक है ना, तो उनको इस बात का पता लग गया। अब उन्होंने एक तो P टाइप बना लिया, एक N टाइप, उन्होंने उसके बाद क्या किया, उसके बाद P टाइप और N टाइप दोनों को आपस में जोड़ दिया, ऐसे उन्होंने सोचा कि देखते हैं आपस में जोड़ने से क्या होता है। उन्होंने एक P टाइप लिया, P टाइप है ये वाला, और ये क्या है यहाँ पे N टाइप। इस P टाइप की पहचान क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री होल्स हैं, इसके अंदर, और ये N टाइप है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इसमें फ्री होल्स भी हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कुछ ज़्यादा ही है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, और इसके अंदर होल्स क्यों बनाए, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री होल्स इसमें कुछ ज़्यादा ही हैं, इसलिए जब इनको आपस में जोड़ा तो जोड़ते ही पता क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में मिक्स होना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आपस में मिक्स होना शुरू हो गए इस तरीके से, और जब ये आपस में मिक्स होना शुरू हो गए तो यहाँ पे ये एक लेयर बन गई, इसको बोला उन्होंने डिप्लीशन लेयर। क्या बोला उन्होंने इसको, एक डिप्लीशन लेयर इन्होंने बोला, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है व्हेन ए P टाइप एंड द N टाइप सेमीकंडक्टर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर देन द सिस्टम सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड डायोड, और इसको पूरे सिस्टम को क्या बोला उन्होंने, डायोड। एक P टाइप और एक N टाइप को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसको डायोड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, PN जंक्शन डायोड। अब सुन लो PN जंक्शन डायोड क्या होती है।
अगर आपसे कोई पूछ ले एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों को आपस में जब जोड़ देते हैं तो इस पूरे सिस्टम को, देन द सिस्टम सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड डायोड, और पीएन जंक्शन डायोड उसको बोलते हैं। डायोड कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा है नहीं कि कोई बहुत बड़ा डिवाइस है, कुछ नहीं, एक पी टाइप और एक एन टाइप को दोनों को आपस में जोड़ना है बस, ठीक है। When a p type and n type semiconductors are connected, then the free holes and the free electron join each other. वो एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे ऐसे, and there is formation of a depletion layer. एक डिप्लीशन लेयर बनेगी which is also called potential barrier. इस डिप्लीशन लेयर का एक और नाम क्या होता है बताइए? पोटेंशियल बैरियर, या फिर इसका एक और नाम क्या है? जंक्शन बैरियर। ये तीनों नाम इसी के हैं, जंक्शन बैरियर, पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन लेयर, तीनों एक ही नाम है, तीनों का मतलब एक ही है। और ये जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कितनी होती है बताइए? 0.5 माइक्रोमीटर। कितनी होती है बताइए? 0.5 माइक्रोमीटर होती है इसकी लेंथ, इसकी जो थिकनेस होती है। और डायोड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये वाली है, हम बार बार आगे से ऐसे ड्रॉ करेंगे। डायोड को ड्रॉ करने का तरीका ये वाला रहेगा आगे से। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये मत सोचना ये शेप ऐसी होती है डायोड की, डायोड की शेप ऐसी नहीं, ऐसे बनाया गया है, शेप तो ये वाली है रियलिटी में। एक पी टाइप है और एक एन टाइप है, दोनों को आपस में जोड़ दिया, उसको ड्रॉ आगे से ऐसे करेंगे हम लोग। इसमें जो ये जो नुकीला पार्ट है इसका, ये वाला, ये एन टाइप को डिनोट कर रहा है, और ये इसका जो पिछला पार्ट है ये पी टाइप को डिनोट कर रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? ऐसे याद रख सकते हो, देखो ये पिछला पार्ट है इसका, ये देखो ये नुकीला पार्ट है, ये नोक नहीं बनी हुई है यहाँ पे, तो एन फॉर एन टाइप, एन फॉर नुकीला पार्ट, ये पी फॉर पिछला पार्ट, पी फॉर पी टाइप, ठीक है। अब सुनो अगली बात। अब उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने इसके अक्रॉस बैटरी जोड़ के देखी कि क्या होता है, और बैटरी को भी दो तरीके से जोड़ा। एक बार तो बैटरी को जोड़ा, इस पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दिया, और एन टाइप को किसे जोड़ दिया? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और फिर उन्होंने क्या किया, इसको जोड़ दिया एन टाइप से, नेगेटिव टर्मिनल, इसको एन टाइप को किसे जोड़ दिया? नेगेटिव प्लेट से, और इसको किसे जोड़ दिया बताइए? पॉजिटिव वाली प्लेट से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। हाँ जी, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग समझिए क्या होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है बताइए आप? इस बड़े वाली प्लेट को जोड़ोगे किससे? पी टाइप से, और जो इस नेगेटिव वाली प्लेट को एन टाइप से। इसमें उल्टा करोगे आप, नेगेटिव वाली प्लेट को पी टाइप से और पॉजिटिव वाली प्लेट को एन टाइप से जोड़ेंगे। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग आप समझ गए। बेसिकली बाइसिंग मतलब बैटरी से जोड़ना यार, बाइसिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? बैटरी से जोड़ना, ठीक है ना, बैटरी से कनेक्ट किया गया इसको। और जब बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे ना तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे बार बार, ठीक है ना, इस तरीके से। इस डायोड को तो इस तरीके से बना देंगे हम लोग, ये बैटरी ऐसे है यहाँ पे, और ये डायोड ऐसे बना दी, ठीक है। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट का मतलब समझ गए ना, इसको देख के बता दोगे ना, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है कि रिवर्स बाइसिंग है। ये डायोड का पिछला पार्ट है, पी से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव प्लेट से, ये अगला पार्ट है, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये एन टाइप है, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है। और ये वाली बाइसिंग बताइए, देखो ये जो एन टाइप है ये किससे जुड़ा हुआ है बताइए? पॉजिटिव प्लेट से। और ये जो पिछला पार्ट है मतलब पी टाइप है, ये किससे जुड़ा हुआ है बताइए? नेगेटिव प्लेट से। तो ये कौन सी बाइसिंग है बताइए? रिवर्स बाइसिंग है। समझ गए आप? फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। इस स्लाइड को कौन एक्सप्लेन करेगा? शाबाश, आप बताओ। हाँ जी, फॉरवर्ड बायसिंग में सर जो हम एन टाइप होता है वो तो आपको ना पहले ये वाली स्लाइड एक्सप्लेन करनी है। जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे डायोड कहते हैं। जब पी टाइप और एन टाइप को जोड़ते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है वो कंबाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक लेयर बना लेते हैं जिसे हम डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, ठीक है। और उसकी जो थिकनेस होती है 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, गुड। इसको एक्सप्लेन करो। हाँ भी दिव्या तुम बता दो। जब पी टाइप को पॉजिटिव से करते हैं तो फोर कनेक्ट करते हैं, और एन टाइप को नेगेटिव से तो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाते हैं, और इसका उल्टा कर देंगे तो वो रिवर्स बायसिंग। ठीक है, हाँ जी अब सुनो। देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि ये जो बैटरी लगाई थी ना, इस बैटरी की जो वोल्टेज थी इसको बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। यही होता है एक्सपेरिमेंट में, तो यार बैटरी जोड़ दी, फिर बैटरी की वोल्टेज बढ़ा के देख रहे हैं, घटा के देख रहे हैं, यही करेंगे ना जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो, और देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। करंट की वैल्यू नोट कर लेंगे, यहाँ पे एमीटर लगा देंगे, एक एमीटर करंट बता देगा कितना चल रहा है, ठीक है ना। उन्होंने क्या नोट किया कि जब जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो शुरू में तो करंट चलता ही नहीं, 0.6 वोल्ट तक, तो 0.6 वोल्ट तक यहाँ से लेके यहाँ तक तो वो करंट चला ही नहीं, ठीक है ना। ये ग्राफ बनाया करंट वर्सेस वोल्टेज का, तो पता चला कि करंट ही नहीं चलता। मतलब जब 0.1 वोल्ट था तो करंट चला ही नहीं, हालांकि थोड़ा बहुत तो चलना ही चाहिए था,
नहीं चला, 0.2 वोल्ट में नहीं चला, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट तक करंट नहीं चला। जैसे ही उन्होंने करंट बढ़ाया तो थोड़ा सा करंट चला, 0.7 वोल्ट कर दिया, करंट चला। फिर जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते गए करंट जाता गया, किस वोल्टेज पे कितना करंट गया उन्होंने डॉट डॉट बना लिए कि एक टेबल बना ली कि जब इतनी वोल्टेज थी तो इतना करंट, जब इतनी वोल्टेज थी तो इतना करंट, जब इतनी वोल्टेज थी तो इतना करंट, एक टेबल बना ली उन्होंने। और उस टेबल उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉट डॉट्स बना दिए कि इस वोल्टेज कॉरस्पॉन्डिंग कितना करंट है, यहाँ करंट लिखा हुआ है वाई एक्सिस पे और यहाँ एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लिखी हुई है। तो उन्होंने जब वो डॉट 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 बनाए और उन सबको ज्वाइन किया तो इस तरह के ग्राफ बन गया। ये पहले तो एक्सपेरिमेंटली डिजाइन हुआ, पहले तो हमेशा पहले कोई चीज़ प्रैक्टिकली आती है, एक्सपेरिमेंटली आती है, थ्योरेटिकल रीजन सब बाद में आते हैं। तो सबसे पहली बात तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बात नोट की गई कि जब भी फॉरवर्ड बायसिंग में होता है डायोड, जब फॉरवर्ड बायसिंग में होता है और जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट के अंदर किस तरीके से बदलाव आएंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर जैसे बोर्ड्स में आ जाए कि इफ a diode is connected in the forward biasing and if he increases the voltage then how the current varies, करंट कैसे बदलेगा, तो इसका जवाब क्या होगा कि सर जब 0 वोल्टेज पे तो करंट भी 0 है और जब वोल्टेज को 0 वोल्टेज से नी वोल्टेज तक, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज 0.6 वोल्ट को, तो जब नी वोल्टेज तक जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तब कोई करंट नहीं चलता, ठीक है। और जब नी वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज कर देंगे तो करंट चलेगा। और हाँ, ये ना ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। कंडक्टर्स के अंदर, कंडक्टर्स में क्या था कि आई वर्सेस वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा ग्राफ होता है? आई वर्सेस वी ग्राफ या वी वर्सेस आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका ग्राफ कैसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। और इसका जो स्लोप होता है, स्लोप देखो आप, इसका ये जो एंगल है ये थीटा है, इसको बोलते हैं स्लोप, टेंजेंट थीटा, इसको ये स्लोप बोलते हैं इसको। तो स्लोप क्या हो जाएगा? आई बाई वी क्या हो जाएगा बताइए? आई बाई वी, मतलब ये 1/r हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है बताइए? रेजिस्टेंस वोल्टेज बाय करंट होता है, सबको पता है यार, V इक्वल टू आई आर सबने सुन रखा है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? V बाय आई, तो I बाय V को क्या बोलोगे? 1/r। तो इसका जो ये एंगल है, ये जो टेंजेंट थीटा, इसका जो स्लोप है वो 1/r बताएगा, ये 1/r की वैल्यू बताता है। तो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो 1/r की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है ना 1/r की वैल्यू भी। जब स्लोप बढ़ रहा है इसका, ऊपर जाने पर, इधर जाने पर वोल्टेज जैसे बढ़ाओगे स्लोप बढ़ता जाएगा ग्राफ का। तो स्लोप बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो? 1/r बढ़ेगा। और 1/r बढ़ रहा है इसका मतलब r घट रहा है, r घट रहा है मतलब रेजिस्टेंस घटता है इसका। तो इसका डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस घटेगा। मतलब एक ऐसी चीज जिसका रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कोई दे देता 10 ओम का रेजिस्टेंस, ऐसे रेजिस्टेंस बनाते थे ये 10 ओम का, ये तो 10 ओम का ही रहेगा। तो इसके अक्रॉस कितनी भी बड़ी बैटरी जोड़ दो, छोटी बैटरी जोड़ दो, वोल्टेज चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, ये 100 वोल्ट कर दो, 200 वोल्ट कर दो, 500 1000 वोल्ट कर दो, ये रेजिस्टेंस तो 10 ओम है, 10 ओम ही रहेगा, ठीक है ना। जो कोई भी डिवाइस हो, हर डिवाइस का रेजिस्टेंस फिक्स होता है। लेकिन ये डायोड एक ऐसी चीज है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है वोल्टेज के ऊपर, कि कितनी कौन से वाली बैटरी जोड़ रहे हो, इस बात पर डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे इसका स्लोप जो है वेरिएबल होता है। आपको याद क्या करना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज के बढ़ाने पर करंट किस तरीके से बदलेगा, ये बात याद करनी है, ठीक है। व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 वोल्ट टू ए पर्टिकुलर वोल्टेज कॉल्ड नी वोल्टेज, देन नो करंट फ्लोज इन द फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करता। एंड डायोड बिहेव्स लाइक एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। जब करंट ही नहीं चल रहा तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए? इनफाइनाइट। नी वोल्टेज से कम वोल्टेज होगी तो इसका बिहेवियर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह होता है, याद रखिए आप, तभी तो करंट नहीं चल रहा, ठीक है। बट व्हेन वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज्ड then current increases rapidly and resistance of the diode decreases. knee voltage is of the order of 0.6 volt. हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। किसी के मन में कोई डाउट इस चीज़ को लेके? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? तुम ही बता दो। फॉरवर्ड बायसिंग और डायोड के बारे में बताया गया, ठीक है। जो एन टाइप है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो 0.6 वोल्ट तक तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद फिर अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा एंड जिसका वोल्टेज जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा सर। बिल्कुल, करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, गुड, सही है। अब देखो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है। ये डायोड है, ये इसका पिछला पार्ट किसे जोड़ दिया आपने? नेगेटिव टर्मिनल से। और ये अगला पार्ट, ये वाला पार्ट जोड़ दिया इससे। इसमें क्या होगा? इसके अंदर व्हेन द वोल्टेज, इसमें क्या होता है, ग्राफ ऐसा बनता है, देखो आप, वोल्टेज को नेगेटिव है, इसको नेगेटिव वोल्टेज कहेंगे, इसलिए ग्राफ इधर बनाया है। इसमें शुरू में तो इसका बिहेवियर इनफाइनाइट, करंट चलता ही नहीं यार इसमें तो। शुरू में तो ये वाली वैल्यू जो है ना, ये बिल्कुल ही माइक्रो एम्पियर्स में है, 2-3 माइक्रो एम्पियर चलेगा, मतलब चला ही नहीं है की बात है यार। 2 माइक्रो एम्पियर करंट चलना
ठीक है ना, और ना चलना तो एक ही बात होगी लगभग। तो ये समझ लो करंट चलता ही नहीं इसके अंदर, लेकिन चलता है रियलिटी में तो 2-3 माइक्रो एम्पियर करंट चलता है। और 2-3 माइक्रो एम्पियर कोई करंट नहीं होता, हमारी बॉडी को भी नहीं पता तक नहीं लगेगा। अगर हमारी बॉडी में से 2-3 माइक्रो एम्पियर करंट जाए तो हमें तो आइडिया तक पता भी नहीं लगेगा कि चल भी रहा है कि नहीं भी चल रहा, हल्का सा भी महसूस नहीं होगा। तो कहने का मतलब लेकिन चलता है करंट। मोस्ट सेंसिटिव बैलेंस, मोस्ट सेंसिटिव एमीटर से देखेंगे तो करंट चलेगा। इसके अंदर क्या होता है, इसकी ना एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, मान लो लगभग 1000 वोल्ट के ऑर्डर की है ब्रेकडाउन वोल्टेज इसकी। इतनी वोल्टेज तक तो करंट चलता ही नहीं। जैसे मान लो आपने 100 वोल्ट कर दिया, आपने कितना कर दिया इसको 100 वोल्ट, करंट चलेगा ही नहीं इस लूप में। 200 वोल्ट कर दिया चलेगा ही नहीं, 300 कर दिया चलेगा ही नहीं, 500 कर दिया नहीं चल रहा, 800 नहीं चल रहा, 1000 कर दिया। 1000 से जैसे थोड़ा सा भी बढ़ाया आपने, 1000 वोल्ट कर दिया, तो बताइए पता है क्या होता है, एकदम से इनफाइनाइट करंट चलता है। कितना करंट चलता है एकदम से, इनफाइनाइट करंट चलेगा। ठीक है ना, हम थ्योरेटिकल रीजन पे नहीं जा रहे, उसकी जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो है ना, व्हेन द वोल्टेज, ये रिजल्ट बस आप याद कर लो, व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम 0 वोल्ट to a particular voltage, breakdown voltage, then a very small current in terms of the microampere flows in the loop and diode behaves like an infinite resistance. Value of the breakdown voltage is of the order of 1000 volt. As the voltage is increased further, current becomes infinite and the diode behave like zero resistance. उसके बाद इसका रेजिस्टेंस किसकी तरह हो जाएगा बताइए, जीरो रेजिस्टेंस की तरह हो जाएगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। इसके अंदर देखो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग के अंदर आप 5 वोल्ट कर दो, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, ये रिवर्स बाइसिंग में इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो किसकी तरह होता है बताइए, यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। पहले तो 0 से लेके 1000 तक तो, और 1000 से आगे जाते ही क्या होगा बताइए, इसका रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा तुरंत, 0, और इनफाइनाइट करंट चलेगा उसके अंदर। ऐसा होता है भाई, ठीक है ना। इसके पीछे मैं थ्योरेटिकल रीजन में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बट आपको जो क्वेश्चन, आपका काम इसी से चल जाएगा अभी, ठीक है ना, जितना मैंने आपको बताया है। हाँ जी, क्या बताया मैंने, कोई एक्सप्लेन करेगा इस में, रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज बढ़ाने पे क्या होता है। हाँ जी, एक स्टूडेंट और एक और कौन है, रिवर्स बाइसिंग में क्या हुआ। रिवर्स बाइसिंग में अगर हम 0 वोल्ट से ब्रेकडाउन वोल्टेज तक करंट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, जो हम हाईली सेंसिटिव एमीटर से मेजर कर सकते हैं, वो माइक्रोमीटर में होगा। बिल्कुल, माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज की ऑर्डर 1000 वोल्ट में होती है, और उससे ज़्यादा हम थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इन्फिनिट करंट। गुड, ये कंबाइंड ग्राफ है फॉरवर्ड का और रिवर्स बाइसिंग का, ये कंबाइंड ग्राफ है। इसके अंदर जो है ना, यहाँ 0 से लेके नी वोल्टेज तक तो ऐसे रहेगा ये, फिर उसके बाद ये ग्राफ ऐसा, ये तो मैंने बनाया था। फॉर रिवर्सिंग में ऐसा ग्राफ है, रिवर्स बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में ग्राफ है। तो ये ना आई वर्सेस, एक डायोड के केस में आई वर्सेस वी ग्राफ ऐसा होता है। ये अकेला कई बार जो है ना पेपर में ये भी आया बोर्ड्स के अंदर कि डायोड के अंदर कंप्लीट आई वर्सेस वी ग्राफ लिखो, उसको एक्सप्लेन करो, 3 मार्क्स में आ सकता है ये। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर इसको क्या एक्सप्लेन करना है वो पीछे लिखा हुआ है, और इसमें भी कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी लिखा हुआ है, वो लिखाना बस, मिल जाएंगे आपको मार्क्स। थोड़ा बहुत और लिख देना बस चाहिए, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसके सर्किट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। इनको कैसे करें, इन क्वेश्चंस को, इनको तरीका बताता हूँ करने का, ध्यान से समझना आप। देखिए आप एक बात बताओ, इस बैटरी की पॉजिटिव वाली प्लेट में से करंट निकलेगा ऐसे, इसके ये जो इसका पिछला पार्ट है उससे एंट्री करेगा और यहाँ से बाहर आएगा। इसका मतलब क्या है बताइए, पिछले वाले पार्ट में एंट्री हो रही है और आगे से बाहर आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या है कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग में, इसका मतलब क्या है ये, और फॉरवर्ड बाइसिंग में इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, क्योंकि ना कभी भी आप 0.5 वोल्ट या 0.6 वोल्ट तो अप्लाई करोगे नहीं, आप हमेशा 50 या 100 वोल्ट ही अप्लाई करते हो। और ये 10, 20, 50, 100 वोल्ट प्रैक्टिकल जब किया जाता है तो प्रैक्टिकली कितनी वोल्टेज अप्लाई की जाती है। जैसे आप भी कम से कम यार एक सेल भी लेके आओगे छोटा तो 1.5 वोल्ट का वो होता है, ठीक है। एक बैटरी यूज़ करोगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बैटरी है, एक्सपेरिमेंट अगर हम करें तो कम से कम भी यार 10-12 वोल्ट तो कम से कम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और अगर यहाँ लगाओगे तो 220 वोल्ट यूज़ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये नी वोल्टेज से तो ज़्यादा ही वोल्टेज होती है हमेशा ही। तो करंट ऐसे जाएगा तो इसका बिहेवियर किसकी तरह हो जाएगा बताइए, 0 रेजिस्टेंस की तरह, फॉरवर्ड बाइसिंग है। और मैं ये फॉरवर्ड बाइसिंग मैं कैसे पहचान पा रहा हूँ, क्योंकि करंट पीछे से एंट्री करके आगे से निकल रहा है, न्यूक्लियर पार्ट से आगे निकल रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस 0 है। और इसका रेजिस्टेंस 0, तो इस लूप के अंदर बताइए एक ही तो रेजिस्टेंस हुआ और एक ही बैटरी हुई। और जब एक क्लोज लूप में
एक ही बैटरी और एक ही रेजिस्टेंस होता है तो करंट कितना चलता है बताइए, E/R। ये तो सबको पता है कि अगर एक लूप के अंदर एक ही बैटरी और एक ही रेजिस्टेंस हो कितना करंट चलेगा, E/R का। E की वैल्यू कितनी है बताइए 60, R कितना है यहाँ पे 10, तो कितना करंट चलेगा इसमें 6 एम्पियर। इसका आंसर है 6 एम्पियर। समझ में आ गया आपको। इसका बिहेवियर किसकी तरह हो जाएगा, यानी कि डायोड हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डायोड दे दी गई है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है वही आ गया, तो लगता क्या ये रिवर्स बायसिंग है। सुनो आप, इसमें करंट यहाँ से गया, ऐसे करंट ऐसे गया, ये नुकीले पार्ट से एंट्री करेगा, यहाँ पे एन टाइप से एंट्री नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका। अगर ये नोक वाले पार्ट से एंट्री करने की कोशिश करेगा तो नोक वाले पार्ट से एंट्री नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि इसका ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, इसके इसमें रिवर्स बायसिंग है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। हम लोग 1000 वोल्ट कभी भी नहीं लगाते यार, हम लोग 10 20 50 100 1000 500 200 220 तक लगाते हैं बस। तो ये तो ना 1000 लगानी पड़ेगी इसको, मतलब इसका जीरो रेजिस्टेंस करने के लिए। लेकिन क्वेश्चंस में तो वोल्टेज कम ही मिलेगी आपको, तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और ये तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इनफाइनाइट प्लस 10 हो गया, तो करंट जीरो हो जाएगा। करंट हो जाएगा E/R, तो E की वैल्यू 60 है और R की वैल्यू जाएगी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट प्लस 10 इनफाइनाइट ही होती है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो गया, तो करंट कितना आएगा इसके अंदर, जीरो। तो यहाँ अगर एक एमीटर जोड़ दिया जाए, सेंसिटिव एमीटर जोड़ दिया जाए, तो ये रीडिंग जीरो शो करेगा इसके अंदर, करंट चलेगा ही नहीं इसके अंदर। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको। अब सुनो अगला डिस्कशन, ये वाला क्वेश्चन है, कोई करके बताएगा इसको, ट्राई करो इसको कैसे करेंगे। 12 आ रहा है, बुकलेट नहीं मिली, वही तो मैं कह रहा था ना, किसी को बुकलेट ना मिली हो, ये लो, किसी को और को बुकलेट ना मिली हो तो आपको नहीं मिली, आपको पास पहले वाली होगी ना, क्या करोगे, अभी नहीं है तुम्हारे पास, लो फिर। वैसे बुकलेट एक ही रही तो बढ़िया होती है, मेरा मतलब तुमने उसमें भी लिख लिया, अब इसमें भी तो दो जाएंगी, मिक्स करोगे तुम। फिर क्वेश्चन सोल्व एक काम करो, कागज पेन से कर लो तुम लोग, काम चलाओ ऐसे ही, ये लो पास कर दो। ये क्वेश्चन कितने स्टूडेंट्स हो गया, एजेंसी हो गया, गुड। सुन आप, देखो मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ से करंट गया, मान लो एक पार्ट यहाँ से आएगा तो यहाँ से जा ही नहीं पाएगा, ये नुकीला पार्ट है, यहाँ से ना ये एन टाइप यहाँ से एंट्री नहीं हो पाएगी, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया इसका रेजिस्टेंस। जब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो करंट यहाँ से जाना नहीं है, यहाँ से जाना नहीं है तो इस ब्रांच को ही हटा दो। जिस ब्रांच में से करंट ही नहीं जाना उस ब्रांच को आप हटा सकते हो यार, उस ब्रांच को हटा दो आप। ये लो मैं हटा ही देता हूँ इस ब्रांच को, ये लो जी, ये ब्रांच ही गई, ये ब्रांच ही गई। अच्छा अब बताओ आप मुझे, ये बताओ यहां से तो करंट की एंट्री हो जाएगी और यहां से करंट की एंट्री नहीं हो पाएगी, तो ये ब्रांच भी ये भी मतलब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहां से करंट जाएगा ही नहीं, तो इस ब्रांच को भी हटा दो। मैं इस ब्रांच को भी हटा देता हूँ, ठीक है ना, ये ब्रांच भी गई। ये लो जी, ये ब्रांच भी गई। अब बताओ, अब एक बात बताऊं मैं आपको, एक और चीज, यहां से जैसे करंट चला जाएगा बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। तो अगर इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे जीरो हो गया तो इसको हटा के वायर लगा दो इसकी जगह, इसको हटा के क्या लगा दोगे आप इसकी जगह, ये लो जिसको हटा दिया इसकी जगह वायर लगाएंगे अभी, और इसमें से भी कोई रोक टोक ही नहीं होगी करंट को। मतलब यार ऐसा लग रहा है जैसे मतलब इसमें से जाओ चाहिए ना होता चाहे होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यार ऐसा है, इसको भी हटा दिया, क्या लगा दोगे इसकी जगह एक, यहाँ पे इसकी जगह एक वायर लगा दोगे, ये लो जी वायर लगा दिया आपने, यहाँ भी क्या लगा दोगे एक वायर, 10 और 10 5, 10 और 10 किस में है, पैरेलल में है, तो 5 हो जाएगा। तो यार कितना आएगा बताइए करंट की वैल्यू, 60/5, 12 एम्पियर करंट चलेगा इसमें, बैटरी में से 12 एम्पियर निकलेगा। यही बताना था कि बैटरी में से कितना निकलेगा, समझ में आ गया होगा आपको ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके दिखाना चलो।
कोई बात नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करो एक बार। कितनों सो गए? ठीक है, गुड। सुन आप कैसे करेंगे इसको, सुन आप क्या ये बताइए, क्या करंट यहाँ से जा पाएगा, यहाँ से एंट्री हो पाएगी? नहीं, यहाँ से एंट्री हो पाएगी। नुकीले पार्ट से अगर यहाँ पे शेप ऐसी हो तो याद रखिए यहाँ से जो है ना करंट की एंट्री नहीं हो पाती, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, तो इस ब्रांच को हटा देते हैं। और अगर ऐसा हो तो यहाँ पे तो भी हटा देंगे, इसको हटा के क्या लगा देंगे, वायर, क्योंकि इसमें से करंट बिना रोक टोक के जाएगा। बस सीधी सी बात है, ये दो बातें याद कर लोगे, सारे सर्किट से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बस ये याद रखना है कि यहाँ पे तो इस ब्रांच, अगर ये नुकीला पार्ट में से करंट एंट्री हो रहा हो तो इस ब्रांच को ये हटाना है, और अगर ऐसे ये बैक पार्ट में से एंट्री हो रही हो तो इसको हटा के वायर लगानी है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। हटाएंगे तो सही तीनों डायोड हट जाएंगे अभी, और ये तो परमानेंट ही तो ब्रांच ही हट जाएगी, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव वाली प्लेट में से निकलेगा करंट और यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, तो ये तो ब्रांच ही हट गई। ऐसे ये ब्रांच भी हट जाएगी, और इसको हटा के क्या लगा दोगे आप, एक वायर लगा दोगे। करो आप ऐसा, इसके अंदर जो है यहाँ पे ये तो ब्रांच ही हट गई जी, और ऐसे ये वाली ब्रांच भी हट गई, ठीक है। और एक इस डायोड को हटा दो, क्या लगा दोगे इस डायोड की जगह, बताइए आप, एक वायर लगा दोगे आप इसकी जगह। ये वायर लगा दोगे तो क्या आएगा बताइए यहाँ पे 10 कितना आएगा यहाँ पर, ये 30। तो करंट कितना चलेगा बताइए यहाँ पे 60/30, मतलब 2 एम्पियर आंसर आएगा। 2 एम्पियर कितने का सही था, ये जिनका सही था, गुड। ये कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन है, ये मतलब अगर बोर्ड्स में 1 नंबर में आ सकता है, जैसे पहले आया हुआ एक आधी बार, या नीट वगैरह के अंदर भी कई बार स्कोर मतलब ये आ जाता है कि इसका यूज़ क्या है फोटो डायोड का, हल्का मतलब जो है इसके बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर सुनो आप, यहाँ पे फोटो डायोड के बारे में, इट इज ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो कैसे कन्वर्ट होती है इसमें, जैसे कि ना क्या होता है कि, और ये ना देखो एक डायोड होगी, स्पेशल डायोड, स्पेशल मटेरियल की डायोड बनेगी, ये रिवर्स बायस में जोड़ी जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें पता है क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर जैसे बनी हुई है, ये डिप्लीशन लेयर बनी हुई है ना, सनलाइट पड़ेगी यहाँ पे डिप्लीशन लेयर के ऊपर। किसके ऊपर पड़ रही है, डिप्लीशन लेयर पे। डिप्लीशन लेयर पे सनलाइट पड़ते ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होल्स में से निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, इसके अंदर एक हल्का फुल्का एक करंट चलना शुरू हो जाएगा। वो करंट बहुत कम होगा लेकिन करंट इसके अंदर चलेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो ना सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है एक प्रकार से, ठीक है ना। ये ऑप्टिकल सिग्नल्स होते हैं, उनको डीमोड्यूलेशन में यूज होता है। अब ये डीमोड्यूलेशन मतलब एक प्रोसेस होता है, ये उसमें पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो हटा दिया सिलेबस में से, ठीक है। बस याद कर लो, थोड़ा सा पता होना चाहिए। लॉजिक सर्किट्स में इसका यूज होता है, और हार्ड ड्राइव्स और टेप्स को रीड करने में इसका यूज होता है, ठीक है ना। एक इसका सिंबल होता है। मतलब फोटो डायोड की कुछ प्रॉपर्टीज है। ये फोटो डायोड एक स्पेशल डायोड होती है जिसका काम होता है लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, पहली बात तो ये। और ये हमेशा रिवर्स बायस में जुड़ेगी, ठीक है ना। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगाओगे, ये वाली वोल्टेज हमेशा ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होएगी। ये इसका सिंबल होएगा, ये इसके यूजेज हैं, ठीक है ना। इतना अगर फोटो डायोड के बारे में आ जाए 2 मार्क्स के अंदर तो आप ये लिख के आ सकते हो, ठीक है ना। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, 2 मार्क्स में आ जाए, इतना लिखाओ, काम चल जाएगा आपका। ऐसे ही लाइट एमिटिंग डायोड है और एक सोलर डायोड है, ठीक है। ये 2 डायोड्स और हैं। फिर जीनर डायोड को थोड़ा डिटेल में करेंगे। देखो लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, और इट इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड बायस में होती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इसमें लाइट एनर्जी बनेगी। इसका सिंबल ये वाला होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे जो इसमें क्या होता है कि जैसे जो बैटरी होती है, ये इसके अंदर से होता ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन के अंदर से होल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है।
इलेक्ट्रॉन में से होल को बाहर निकालना है तो फोटोन देना पड़ेगा एनर्जी का, लाइट एनर्जी डालनी पड़ेगी, लाइट एनर्जी डालने से, फोटोन डालने से इलेक्ट्रॉन होल में से बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे बैटरी लगा देने से इलेक्ट्रॉन जब होल्स के अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे ये बैटरी लगाने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारते हैं, पॉजिटिव चार्ज होल्स को धक्का मारते हैं, तो यहाँ पे और ज़्यादा मिक्सिंग होना शुरू हो जाती है। जब वो मिक्सिंग होती है तो जब इलेक्ट्रॉन होल में जाएगा तो एक फोटोन निकलेगा बाहर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को होल में से बाहर निकालने के लिए फोटोन देना पड़ता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन होल में जाता है तो फोटोन अपने आप बाहर निकलता है, तो यहाँ से फोटोन्स निकलना शुरू हो जाएंगे ऐसे, ये जो फोटोन्स निकलेंगे मतलब लाइट निकलेगी। तो एक प्रकार से इसका यूज क्या बताइए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है बताइए, लाइट एनर्जी में, और ये फॉरवर्ड बाइसिंग में जुड़ती है, ये इसके यूजेज है, ठीक है ना। माउस, जो ऑप्टिकल माउस के अंदर इसका यूज होता है, पिक्चर एंड डिस्प्ले में, रिमोट कंट्रोल में, बर्गलेस अलार्म में, जो कैलकुलेटर होते हैं और डिजिटल वॉच के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है ना। एग्जाम में जैसे ये आ जाए कि कैलकुलेटर और डिजिटल वॉच में कौन सी डायोड यूज होती है, तो 4 ऑप्शन होंगे, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर डायोड, जीना डायोड, तो इसका आंसर है लाइट एमिटिंग डायोड होगा इसका फिर, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना है, थ्योरेटिकल पार्ट है, लर्न करना है। सोलर डायोड, सोलर डायोड क्या होती है, ये ठीक फोटो डायोड की तरह ही है। इट इज ए पीएन जंक्शन डायोड विच डायरेक्टली अब्जॉर्ब्स द रेडिएशन फ्रॉम द सनलाइट एंड कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये रिवर्स बायस्ड होती है, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड की बनती है, ये सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड इसके अंदर यूज होता है। और जो सोलर डायोड का जो फंक्शन है ना, जो फोटो डायोड थी और सोलर डायोड ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बस मटेरियल अलग यूज हो जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। सोलर डायोड जो ये लगती है ना अपने जो खेतों वगैरह में लगाते हैं ना, ये सोलर पैनल, उसमें यूज होती है। ये इसका यूज कहाँ पर है, देखो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज ये रहा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को ऑपरेट करने में, जो अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी देने में इसका यूज होता है सोलर डायोड का, ठीक है ना। जो रिमोट एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। और ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं ना, ये जो बत्ती चलती है, रेड लाइट होती है, तो वहाँ पे नंबरिंग चलती है 1 2 3 4, तो वहाँ पे वो जो नंबरिंग चलती है ना, तो उसमें भी वो जो उनको लाइट एनर्जी मिल रही होती है वो धूप की वजह से मिल रही होती है, सोलर डायोड लगी होती है उसके अंदर, ठीक है। अब जो भी है यार, थ्योरेटिकल चीज़ें थी ये तीनों, फोटो डायोड और एक मैंने बताया था लाइट एमिटिंग डायोड, एक सोलर डायोड, ये तीनों थ्योरेटिकल हैं, ये तीनों के तीनों आपको लर्न करनी है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया ये, ठीक है ना। बोर्ड्स पे तो आता ही है। जीना डायोड के बारे में सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल बनता है, इसके न्यूमेरिकल दे भी रखे होंगे, इसके न्यूमेरिकल हैं, ये रे जीना डायोड के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, ये इसके न्यूमेरिकल्स हैं जीना डायोड के। तो जीना डायोड के न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाए ये सुनो ध्यान से। पहले तो जीना डायोड होती क्या है, सुनो आप, इट इज यूज्ड टू सप्लाई कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। कैसे मैं समझाऊंगा, इसका यूज है कांस्टेंट वोल्टेज को सप्लाई करने में, और ये हमेशा रिवर्स बायसिंग होती है इसकी। अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। जीना डायोड का इनका मतलब अभी समझ में आ जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट है ये, मैं थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा मैं इसको। तो सिंबल क्या है इसका यार, देखो ये डायोड है एक, इस डायोड के अंदर इसको यहां से मोड़ दो थोड़ा सा और इधर से मोड़ दो ऐसे, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन का साइन बना दो एक प्रकार से, ये क्या बन जाएगी बताइए, जीना डायोड, इसका सिंबल है ये, जीना डायोड का सिंबल है। सब आसान है यार इसका सिंबल बनाना, क्या करोगे बताइए आप, डायोड का सिंबल बनाया, इधर से मोड़ दिया, इधर से मोड़ दिया, बस जीना डायोड का सिंबल बन जाएगा। अब सुनो आगे, अब जीना डायोड है क्या चीज, ये समझा रहा हूं मैं, जीना डायोड है क्या चीज। देखिए आप जो है ना, देखो क्या होता है कि कई बार क्या पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में मतलब मैंने बचपन में देखा है कि जो टीवी होता है ना, टीवी हमारे घर में जैसे टीवी लगा रहता था, और वो टीवी कई बार क्या सिचुएशन होती थी कि सारी चीज़ें बंद हो जाती थी और टीवी चलता रहता था। आपने कभी ऐसा महसूस किया है, इलेक्ट्रिसिटी पीछे से डिम होगी, अभी तो डिम वोल्टेज आती ही नहीं, वोल्टेज पीछे से कम हो जाती थी, और वोल्टेज कम होने से जो फ्रीज काम करना बंद कर देता था, कूलर चल रहा है तो कूलर, पंखा चल रहा है तो पंखा काम करना बंद कर देता था, इवन बल्ब भी बंद हो जाता था, ठीक है, बल्ब बिल्कुल डिम सा हो जाता था ऐसे, और टीवी चलता रहता था। ऐसा किसी ने महसूस किया है, किया आपने कैसे महसूस कर लिया? गांव में ऐसा होता है। पहले क्या होता, जब हम पढ़ाते थे तो सारे बच्चों ने महसूस किया होता था, आज किसी बच्चे ने कुछ महसूस ही नहीं किया। और 2 4 5 साल बाद क्या होएगा कि सर पता नहीं क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपने कहा था बच्चा तो है,
कि जो ये कह रहा है कि हाँ जी सर मैंने भी महसूस किया ऐसा, फिर तो कहेंगे सर ये पता नहीं कौन से ज़माने की बात बता रहे हो, लेकिन ऐसा होता है। इसके पीछे जो लॉजिक था, इसके पीछे जो हम उस टाइम लॉजिक मानते थे ना, तो जैसे एक श्री कृष्ण सीरियल आता था तो वही देखते थे हम लोग। उसमें जो दादी थी ना वो बोल, मैंने कहा ये क्यों चल रहा है, कहते बेटा ऐसा भगवान आज जोड़, ये भगवान का है, ये कैसे बंद हो सकता है, ये बंद नहीं होएगा। ये लॉजिक सुनते थे, लेकिन वो बाद में समझ में आया इसके पीछे लॉजिक क्या था। इसका लॉजिक सुनो क्या है, इसका जो लॉजिक है वो सुनो आप, इसका लॉजिक सुनो क्या था कि हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है पीछे से, हाँ जी पीछे जाना है, बाहर जाना है, क्या बाहर जाना है, इधर आ जाओ तुम इस बेंच पे, निकल के जल्दी करो, अरे जल्दी करो ना। इधर जाओ, दीवार की तरफ जाओ। कुछ टाइम बाद सबको अलग अलग हो जाना है, 2-4 महीने बाद, ठीक है ना। एक आधे हैं जिनके सिलेक्शन होने नहीं, वो यहीं रह जाएंगे, वो फिर भी साथ रह जाएंगे, ठीक है। कोई किसी कॉलेज में चला है, कोई किसी में, जो जितना सीख के चला जाएगा वो फायदे में रह जाएगा, ठीक है ना। आपका पर्पस यही है 3-4 महीने का यारी दोस्ती निभाने के लिए तो सारी जिंदगी है। हाँ जी, अब मैं क्या बता रहा था आपको कि लॉजिक क्या था उसका, जो टीवी के अंदर क्या होता है कि जो पीछे से सप्लाई आती है 220 वोल्ट, ये जो टीवी काम करता है 120 वोल्ट पे, और उसको कांस्टेंट वोल्टेज मिलती रहती है 120। अब पीछे से चाहे तो हो जाए 200, चाहे पीछे से हो जाए 150, चाहे पीछे से 180 हो जाए, टीवी तो चलेगा, क्योंकि टीवी को चाहिए कितना है 120। ये लॉजिक था। और टीवी के पैरेलल में एक जीनर डायोड जोड़ी जाती है। सुन आप, एक बात बताओ मुझे कि ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी होती है किसी भी डायोड की, ब्रेकडाउन वोल्टेज 1000 होती है, 1000 होती है। साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसी डायोड बना दी जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 120 हो, जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो 120, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऐसी डायोड भी बनाई जा सकती है जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 हो, और ऐसी भी बनाई जा सकती है जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 हो। ऐसी बनाई जा सकती है अलग अलग मटेरियल का यूज करके, ठीक है। तो एक ऐसी डायोड जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है यहाँ पर 120 है, ठीक है। अब एक बात बताओ आप मुझे, ये एक डायोड है, यहां जोड़ दिया 220, ये 220 है, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ठीक है। आपको क्या लगता है ये 220 है तो इस डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कोई बताएगा इस टाइम, इस डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दी आपको 120 है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है इसकी 120 है। रुको मैं कोई और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ये एक बैटरी है ऐसे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, चलो 10 ओम ले लेते हैं, और ये है 220 वोल्ट, ठीक है। अब बताओ क्या आप ये बता सकते हो कि अभी करंट कितना चलेगा। सुनो आप ध्यान से मैं बताता हूँ यार, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी, ये रिवर्स में जुड़ा हुआ है ना, पहले तो ये बताओ ये डायोड किस में जुड़ी हुई है, रिवर्स में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 120 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 120 से ज़्यादा नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी कर लो। चाहे यहाँ पर 1000 वोल्ट की बैटरी जोड़ दो, इसके अक्रॉस वोल्टेज 120 ही रहेगी बस, क्योंकि इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स बाइसिंग में ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ाई जा सकती डायोड के अक्रॉस। इसकी ब्रेकडाउन अगर 120 है तो इसके अक्रॉस 121 वोल्ट नहीं की जा सकती, इसके अक्रॉस 140, 150, 150, 200, ये बैटरी 10,000 वोल्ट कर लो आप, ये बैटरी कितनी कर दिया आपने 10,000 वोल्ट, तो भी इसके अक्रॉस वोल्टेज 120 से ज़्यादा नहीं होगी, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है। 120 होगी, अब 220 लगाई आपने, तो इसके अक्रॉस कितनी यहाँ पे 120, अब इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी 100, क्योंकि इसके अक्रॉस जितनी है और इसके अक्रॉस जितनी है दोनों का सम कितना होना चाहिए 220। इसके अक्रॉस 120 है तो इसके अक्रॉस कितनी होगी यहाँ पे 100 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस 100 वोल्ट कब हो सकती है, जब कितना करंट जाए इसमें से 10 एम्पियर, तो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट चलता रहेगा ऐसे, और इसके अक्रॉस रहेगी 100 वोल्ट, और इसके अक्रॉस कितनी रहेगी बताइए 120 वोल्ट रहेगी, ऐसा होगा। और टीवी को जोड़ देते हैं इसके पैरेलल में, अब ये टीवी जोड़ दिया इसके पैरेलल में, अब इसके अक्रॉस कभी 120 से ज़्यादा जाएगी नहीं, तो टीवी के अक्रॉस भी 120 से ज़्यादा जाएगी नहीं, ऐसा होता है। मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़ के थ्रू और समझाता हूँ, सुन आप। मान लो आप कहते हो सर मैं बैटरी बदलूंगा सर,
ये बैटरी बदलूंगा सर, मैंने बैटरी जो है ना ये 220 की जगह कर दी मैंने सर 440 वोल्ट की, क्या होगा सर बताओ? 440 वोल्ट की बैटरी कर दी मैंने, तो अब क्या होगा? ये 440 कर दी तो अब क्या बात है, इसके अक्रॉस कितनी रहेगी? 120, क्योंकि इसकी ब्रेकडाउन 120 है। रिवर्स बाइसिंग में ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज जा ही नहीं सकती, ये बात आपको माइंड में सेट करनी है। इसी से क्वेश्चन सोल्व होंगे कि इसके अक्रॉस 120 से ज़्यादा, क्योंकि इसकी ब्रेकडाउन 120 है, तो और इसके अक्रॉस जितनी वोल्टेज है प्लस इसके अक्रॉस जितनी है, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 440 होना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसके अक्रॉस 120 है तो इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी बताओ आप कितनी हो जाएगी इसके अक्रॉस? 320 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस 320 वोल्ट कब आएगी बताओ? जब इसमें से कितना कट जाएगा? 32 एम्पियर। आई इंटू आर होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं होता आई आर, तो 10 इंटू 32 कितना हो जाएगा? 320, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये वाली वोल्टेज बढ़ाने से इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ती जा रही है, इसके अक्रॉस तो बढ़ी ही नहीं, और जब इसके अक्रॉस नहीं बढ़ी तो टीवी के अक्रॉस नहीं बढ़ेगी, क्योंकि टीवी तो इसी के पैरेलल में जुड़ा हुआ है, टीवी तो इसके पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस 120 तो टीवी के अक्रॉस भी 120 ही रहेगी, और घटाओगे तो घटेगी भी नहीं, इसके अक्रॉस तो 120 ही रहेगी। आप कहते हो कि सर मैंने इसको 1000 कर दिया, ये लो जी पीछे से वोल्टेज ज़्यादा आ गई, 1000 वोल्ट कर दिया, इसके अक्रॉस कितनी रहेगी बताइए? 120। इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी अब? 880 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें से करंट कितना जाएगा बताओ अब आप? 88 एम्पियर करंट जाएगा इसमें से। अब बात समझ आ गई? अच्छा, पीछे से वोल्टेज कम आ गई, पीछे से सिर्फ 150 वोल्ट आ गई। अगर पीछे से 150 वोल्ट आएगी तो क्या होगा? पीछे से 150 वोल्ट आ जाए तो पीछे से 220 आती है, लेकिन पीछे से आई 150 वोल्ट। 150 वोल्ट आई तो इसके अक्रॉस कितनी होगी? 120। और इसके अक्रॉस कितनी होगी अब? 30 वोल्ट। 120 और 30 150 होते हैं, तो कितना करंट चलेगा अब इसमें? 3 एम्पियर करंट चलेगा, और इसके अक्रॉस तो 120 रहेगी, तो इसके अक्रॉस 120 है, और टीवी इसके पैरेलल में जुड़ा हुआ है जी, ऐसे ये टीवी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो टीवी जो इसकी है वोल्टेज इसके अक्रॉस वही हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? तो टीवी को एक रेगुलर तरीके से 120 मिल रही है, इसलिए जीनर डायोड का काम है टू रेगुलेट द वोल्टेज। इसका काम है वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम है इसका। ये जो मैंने आपको बात बताई थी थोड़ी देर पहले, अभी ये थोड़ी देर पहले एक बात बताई गई थी आपको कि इट इज़ यूज्ड टू सप्लाई ए कांस्टेंट वोल्टेज, और ये रिवर्स में ही जुड़ती है। अभी रिवर्स में जोड़ी थी मैंने जब समझाया था, ठीक है। और इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज होगी वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होगी। अभी मैं जितने भी केसेस आपको समझा रहा था, यहाँ पे ये वाली जो वोल्टेज मैं ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा अप्लाई कर रहा था, बार बार 120 से 150 200 ऐसे कर रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इन तीनों बातों का मतलब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है किसी के मन में? सर अगर उसमें 100 वोल्ट हो 100 वोल्ट हो जाएगी तो फिर तो वो करंट ही नहीं चलेगा, फिर उसके अक्रॉस 100 हो जाएगी बस। अगर आप ये कहता है कि सर अगर मैं इसको 100 वोल्ट कर दूं तो क्या होगा? फिर इसको 100 वोल्ट कर दिया तो करंट चलेगा ही नहीं। इसके अक्रॉस कितनी वोल्ट हो जाएगी? फिर 100 वोल्ट, और करंट 0 रहेगा, ठीक है। वो 2-3 माइक्रो एम्पियर वही चलेगा, फिर वो जो मैंने बताया ना 2-3 माइक्रो एम्पियर वो चलेगा बस फिर। और फिर तो टीवी भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस ही 100 है, तो ये टीवी को 100 ही देगा, फिर तो टीवी को 100 ही देगा, तो टीवी चलेगा ही नहीं उसके ऊपर। फिर आगे बात समझ में आपको? ये क्वेश्चन है, सुनो आप ध्यान से। इस क्वेश्चन में देखो रिवर्स बाय ये पहली बात तो जीनर डायोड है, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन का साइन है ना ये वाला, तो कौन सी डायोड है ये? और इसके नीचे 20 वोल्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 20 है। अगर जीनर डायोड के नीचे वोल्टेज लिखी हुई हो तो समझ जाना इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है 20। आपने अप्लाई कर दी 100, तो इसके अक्रॉस कितनी आएगी बताइए? 20 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी? 80 वोल्ट। तो करंट कितना इसके अक्रॉस 80 वोल्ट कब हो सकती है बताइए? जब इसमें से 8 एम्पियर चले, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है। कितना होता है? IR। तो I की वैल्यू जब 8 होगी तभी तो 8 गुना 10 80 होएगा यहाँ पे। समझ में आ गई होगी बात आपको? अगला क्वेश्चन ये वाला करके दिखाना जरा, ये बताना करंट कितना चलेगा लूप में। सुन आप, ये इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी यहाँ पे? 40। ब्रेकडाउन वोल्टेज 40 है इसके। अगर इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 40 है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्रॉस कितनी जा सकती है? 40 जा सकती है इसके क्रॉस ज़्यादा से ज़्यादा। तो यार 200 में से 40 तो इसके क्रॉस होगी, और इसके क्रॉस कितनी होगी फिर?
160 ना, इसके अक्रॉस 160 वोल्ट होगी। तो इसके अक्रॉस 160 कब हो सकती है बताइए? जब इसमें से 4 एम्पियर करंट चले, तो आंसर आएगा 4 एम्पियर। ये क्वेश्चन बड़े पॉपुलर आते हैं एग्जाम में, बता दूं बात आपको। इसके अंदर एक तो वो डायोड के जो क्वेश्चन मैंने पहले कराए थे सर्किट के, एक ये वाले हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आने की संभावना है। एक ये वाला और करके दिखा दो आप। ये 40 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस कितनी आ सकती है मैक्सिमम? 30 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितनी आएगी? 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस कब आ सकती है? जब 0.2 एम्पियर चले ना, ठीक है, 0.2 एम्पियर चलेगा तब, ठीक है, 0.2 एम्पियर आएगा आंसर। सर इसमें एक डाउट था, बोलो। इसकी पोलैरिटी को बदल देते हैं, बैटरी की पोलैरिटी को, तो क्या इफेक्ट होगा? तो ये forward- जीनर डायोड जुड़ती रिवर्स में है, फिर तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। अब ये कह रहा है कि सर मतलब पहली बात तो ये कि जीनर डायोड देगा तो जीनर डायोड तो देखो इसके नुकीले पार्ट में से जाएगा करंट, मतलब ये रिवर्स में जुड़ती है। रूल है कि आप नेट पे सर्च करोगे कि हाउ द जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड और इन द रिवर्स, साफ साफ आएगा इन द रिवर्स बाइसिंग, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये चीज़। तो ये कहता नहीं सर मैं फिर भी इसको ऐसे जोड़ूंगा, बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर देता हूँ सर। अगर आप इसकी बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करोगे, हाँ जी बातें नहीं बोलना नहीं है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ से अगर ऐसे भेजोगे तो फिर क्या होगा बताइए? फॉरवर्ड बाइसिंग में तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। इसको हटा के वायर लगा दोगे, हटा के वायर लगा दो, 40/50 करंट चलेगा। अब समझ आ गया आपको? ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप। करंट इन ईच ब्रांच बताने कितना चलेगा? ऊपर वाले में 6 नीचे 16। ऊपर वाले में 12 नीचे वाले में 6। देखो आप एक बार इस जो देखो सुनो, इस क्वेश्चन को करना है तो जो डायोड के पैरेलल में जो छोड़ दो एक बार, क्योंकि इसके अक्रॉस 120 हो सकती है मैक्सिमम, इसके अक्रॉस मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 120 से ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर तो वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ता चला जाएगा बस, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस भी ना होता तो इनफाइनाइट करंट हो जाता। फिर अगर एक अकेले जीनर डायोड हो ना, अब बार बार आपने मैंने जो क्वेश्चंस कराए, ठीक है, इसमें जैसे कि ये बैटरी जोड़ी मैंने, यहाँ पे हमेशा एक रेजिस्टेंस जोड़ा, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस ना जोड़ूँ, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है मान लो 100 वोल्ट और मैंने लगा दिया 200 वोल्ट, करंट कितना चलेगा इसमें? तो इनफाइनाइट चल पड़ेगा। क्यों चल पड़ेगा इनफाइनाइट? बैटरी तो आपने ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी ज़्यादा जोड़ दी, तो यहाँ पे तो इनफाइनाइट करंट चलेगा इसलिए। और इनफाइनाइट करंट में क्या होगा? यहाँ पे टूट फूट हो जाएगी, यहाँ पे जल जुल जाएंगी तारें, ये ऐसे ही होएगा। ब्रेकडाउन मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यहाँ पे। तो इनफाइनाइट करंट जब चलता है एकदम से तो ये वायर एकदम से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि ये जो लोड है ये बर्दाश्त कर ले इसको, ये जो रेजिस्टेंस है ये बर्दाश्त कर ले इसको, इसलिए रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है। अब देखो इसके अक्रॉस 120 से ज़्यादा नहीं जा सकती, तो इसके अक्रॉस भी कितनी होगी मैक्सिमम? इसको तो छोड़ ही दो, इस लूप के बारे में सोचो आप। इस लूप में इसके अक्रॉस 120 है, तो इसके अक्रॉस कितनी हो जाएगी? 120 इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस हो जाएगी 280, ताकि इन दोनों का सम इसके बराबर आ जाए। केवीएल लगा रहे हैं सीधा, केवीएल के अकॉर्डिंग हमेशा अगर दो ऐसी चीज़ें जुड़ी हों तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर ही होगा। तो 120 ये 280, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 400। अब इसके अक्रॉस 280 कब हो सकता है बताइए? जब इसमें से कितना करंट जाए? 28 एम्पियर। कितना करंट जाए जब इसमें से? और ये जो 28 जाएगा, अब मुझे एक बात बताओ, इसके अक्रॉस कितनी है? 120, तो इसके अक्रॉस 120 ही होगी पक्का। इसके अक्रॉस भी कितनी होगी? अब इसके अक्रॉस 120 कब होगी बताइए? जब इसमें से कितना करंट जाए? 6 एम्पियर। तो 28 में से 6 तो इधर चला गया, तो इधर कितना गया? 22 एम्पियर इसमें से गया। तो इस ब्रांच में जाएगा 28, इसमें 22 और इसमें 6 जाएगा। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा। सुनो आप, इसके अक्रॉस 40 वोल्ट है ना, तो इसके अक्रॉस भी 40 वोल्ट होने को मांगता है। इसके अक्रॉस 40 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी 40 वोल्ट ही होगा। ये बात तो पक्की है, क्योंकि दोनों किसमें है? पैरेलल में। ये रूल होता है कि दो चीजें पैरेलल में जुड़ी हो तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होकर रहेगा। इसके अक्रॉस 40 वोल्ट तो इसके अक्रॉस भी
40 वोल्ट होके रहेगा। अब देखो, अब इसके अक्रॉस 40 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्ट होगा? 160 वोल्ट हो जाएगा। कितना? 160 वोल्ट। ये 160 वोल्ट, तो करंट कितना जाएगा इसमें से? 4 एम्पियर। तो इसमें से कितना जाएगा? 1 एम्पियर। तो इसमें से कितना जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। ये कोई डाउट किसी के मन में? इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आप, है ना? इसका आंसर और बता दो फटाफट। ये 20 है ना, तो इसके अक्रॉस कितना होएगा? 80 मतलब 4 एम्पियर करंट, और इसके अक्रॉस भी 20, तो इसमें से कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर। तो इसमें से कितना जाएगा? 2 एम्पियर। ये फटाफट ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है? लॉजिक गेट्स के बारे में सुन लो आप। एक तो एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की संभावना, हाँ जी, अगली अब 25 मिनट की क्लास हो रहा है, ध्यान से समझ लो। जाना आपको? किसी और को जाना हो? बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। जाना है? जल्दी निकलो, फास्ट। ले जाओ, ले जानी है तो। हाँ जी, किसी और को जाना है? अब आराम से 20, 25, 30 मिनट आराम से बैठे रहना, सुनते रहना। आपको आता है तो भी ठीक है, रिवाइज हो जाएगा यार, घर से भी रिवाइज करोगे। वैसे लॉजिक गेट कितनों को आता है पहले से? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर आपको पहली बात तो आपको सबको इस बात का पता है कि लॉजिक गेट का क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना होता है, कोई रोक नहीं सकता। पिछले सालों में ऐसा एक साल भी नहीं गया कि नहीं आया हो, मेंस में और नीट में। पहली बात, बोर्ड्स की तरफ से तो उठा ही दिया इसको, ठीक है ना? तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और एक और बात, इसका क्वेश्चन होने वाला होता है, आधे घंटे का टॉपिक है, आधे घंटे में आप घर बैठ के भी रिवाइज करोगे तो भी आपको आधा घंटा तो लगेगा, ठीक है? ध्यान से समझना। सुना, these are the electronic spare parts which gives the particular output corresponding to the particular input। मतलब क्या इसका? लॉजिक गेट है क्या चीज, इसका यूज क्या है, ये समझा रहा हूं मैं आपको। सुनो आप ध्यान से। देखो, मान लो किसी, ये ना, पहली बात तो ये लॉजिक गेट छोटे छोटे डिवाइस होते हैं जो कि आम इंसान के कभी काम नहीं आते। ये यूज होते हैं कैमरे में, ठीक है ना? मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का, इस एलईडी के अंदर, इस टाइप से यूज होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ये, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना? अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट का काम क्या होता है, ये बनाए क्यों गए, ये सुनो आप। देखो, होता क्या है कि जैसे कि मान लो इसके अंदर एक वायर है, ये हाई वोल्टेज पे है। किस वोल्टेज पे बताइए? मतलब इसमें से करंट ज़्यादा जा रहा है, हाई वोल्टेज है। अब इस वायर को आगे जोड़ना है एक किसी पार्ट से, ठीक है ना? ये वाली वायर है, ये भी मान लो लो वोल्टेज पे है या हाई पे है, मान लो ये भी हाई वोल्टेज पे। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, इसके अंदर कोई और पार्ट है। अब ये वाला जो पार्ट है छोटा सा, रुको एक बार, इसके अंदर एक छोटा सा डिवाइस है। अब इस डिवाइस से इन दोनों तारों को जोड़ना है, मान लो ऐसे करके, ठीक है ना? लेकिन और ये जब इसको लेकिन है ना, इसको चाहिए लो वोल्टेज ही है, ये हाई पे खराब हो जाएगा, मान लो हाई वोल्टेज पे खराब हो जाएगा, इसको चाहिए लो वोल्टेज है, लेकिन इन्हीं तारों से कनेक्ट करना है, और ये तार दोनों हाई वोल्टेज पे ही हैं, ये दोनों वायर्स हाई पे हैं, लेकिन इनको जोड़ना भी है। अब जोड़ना भी है तो क्या करें, मतलब तो बीच में कोई और डिवाइस लगाना पड़ेगा आपको। बीच में एक ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे बीच में एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। ये डिवाइस क्या करेगा, ये ऐसे उठ जाएंगे और ये लो वोल्टेज बाहर निकालेगा और इसको दे देगा। तो ये डिवाइस इन दोनों से जुड़ भी गया और वोल्टेज भी लो मिल गई इसको। मतलब कहने का ये है कि हाई से लो बनाना है, लो से हाई बनाना है। इसमें ना अलग अलग वायर्स के अंदर अलग अलग वोल्टेज होती है इसके अंदर, और अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कई सारे, सबको अलग अलग वोल्टेज चाहिए होती है। तो होता क्या है कि कोई तार तो जोड़नी है, लेकिन वो जो तार जोड़नी है वो लो वोल्टेज पे वो तार, लेकिन इसको चाहिए हाई वोल्टेज है। तो क्या करना पड़ेगा, बीच में एक डिवाइस जोड़ना पड़ता है। बीच में वो डिवाइस जोड़ने से क्या होगा, उस लो को हाई में कन्वर्ट कर देगा और वो जुड़ भी जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि ये कैमरा लगा हुआ है, ये सोनी का हैंडी कैम है। मान लो मुझे लाइव आना है, तो इससे अगर मैं लाइव आऊँगा ना यूट्यूब पे, डायरेक्ट नहीं आ सकता इससे मैं यूट्यूब पे लाइव डायरेक्ट कैसे, इसको मैं जोड़ूंगा किसी से, कंप्यूटर से जोड़ूंगा ना मैं लाइव आने के लिए। इसको मैंने लाइव आने के लिए कंप्यूटर से जोड़ूंगा तो जुड़ेगा ही नहीं है, लाइव नहीं आया जाएगा। मुझे बीच में एक कनेक्टर लगाना पड़ेगा, बीच में एक डिवाइस होता है, वो डिवाइस में लगाऊंगा, और वो डिवाइस लगाने से कुछ 4-5 हज़ार का आता है, कुछ मैंने क्लास में दिखाया था, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो वो एक कार्ड होता है एक, उसको मैं जोड़ूंगा बीच में, और वो क्या करेगा, वो कंप्यूटर को, ये क्यों नहीं जुड़ता डायरेक्ट, क्योंकि ये जिस फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड करता है, जिस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता है, यूट्यूब उस फॉर्मेट में उसको एक्सेप्ट नहीं करता। सीधी सी बात है ये। तो इसका वीडियो रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट अलग है और यूट्यूब का वीडियो लेने का फॉर्मेट अलग है, वीडियो वही वाला है।
तो क्या करना पड़ेगा, बीच में फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा, और बीच में फॉर्मेट को चेंज करने के लिए अलग से डिवाइस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉजिक गेट्स का काम वही है। लॉजिक गेट्स क्या करते हैं, ये छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, और ये बनते कैसे हैं, देखो इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है ये आपको नहीं देखना, इसके अंदर ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसके अंदर इंडक्टर कैपेसिटर्स ये लगे हुए हैं इसके अंदर, लेकिन इसको आपको नहीं सोचना कि कौन सा इंडक्टर लगा हुआ है, कैसे काम कर रहा है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। हमें तो बस ये याद करना है कि किस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट मिलेगा, बस हमें ये पता होना चाहिए कि किस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट मिलेगा। देखो 3 बेसिक गेट्स होते हैं, ये 3 बेसिक गेट्स होते हैं, मतलब 3 बेसिक डिवाइसेस हैं ये। इनके अंदर ये तो इनपुट है 2 और एक आउटपुट है, ये 2 इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। आपको करना क्या है इस कोर्स के इसके अंदर किस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट मिलता है, ये बस याद करना आपको। ये याद हो गया तो काम चल जाएगा। अब देखो इसके अंदर जब भी हाई वोल्टेज होगी किसी वायर में तो उस वायर के ऊपर 1 लिख देते हैं। एक तो पूरा लिखो हाई वोल्टेज HIGHV, बार बार ये लिखो। तो तरीका बना लिया साइंटिस्ट लोगों ने, हाई वोल्टेज मतलब 1 और लो वोल्टेज मतलब 0। इस वायर के ऊपर अगर 1 1 लिख दिया तो इस वाली वायर में भी हाई वोल्टेज है, इसमें भी हाई वोल्टेज है। अब आउटपुट निकालेगा ये कुछ ना कुछ। वैसे ये और गेट है, और गेट हाई डालते हैं तो हाई वोल्टेज ही बाहर निकालता है, ये और गेट है, ठीक है ना। और ये हाई डालने पे ये क्यों निकालता है सर, ये चीज़ नहीं समझनी, ठीक है। बच्चा इस चीज़ को सोचता रहता है, फिर ये चैप्टर समझ में नहीं आता उसको। मैं भी ऐसे जब पढ़ा तो मैं ये सोचता रहा निकाल क्यों किया, जब इसमें 1 और 0 डालते हैं, 1 और 0 मतलब इसमें हाई इसमें लो, तो भी हाई वोल्टेज ही बाहर निकलती है। क्यों निकलती है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, ये सब नहीं सोचना आपको। इसमें अगर मैं डाल दूं इसमें 0 0 तो क्या बाहर निकलता है, इसमें 0 बाहर निकलता है इसमें, मतलब लो वोल्टेज डालने पे लो वोल्टेज बाहर आती है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें 1 और 0 जब डाल देते हैं, इसमें हाई वोल्टेज इसमें लो वोल्टेज, तो ये क्या बाहर निकालता है, लो वोल्टेज बाहर निकालता है। ये मैं सिखाऊंगा आपको, ये बात याद करनी है कि क्या इनपुट देने पे क्या आउटपुट निकलता है, क्यों निकलता है ये नहीं समझना आपको, और इसके अंदर क्या प्रोसेस ऐसा हुआ है ये नहीं समझना। और ये लॉजिक गेट है, एक डिवाइस है छोटा सा, ये छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, और ये यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, ठीक है ना। LED वगैरह इन सब चीज़ के अंदर यूज होता है, क्योंकि छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनको एनर्जी देने के लिए, उनको वोल्टेज वगैरह देने के लिए इनका यूज होता है बीच बीच में, ठीक है। ये 3 बेसिक गेट्स हैं। पहले तो आपको करना क्या है इसके अंदर, ये मैं आपको याद अभी करवा दूंगा। एक तो और गेट का सिंबल याद करना है, ये और गेट का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसे किया, देखो और गेट का सिंबल है, मान लो और गेट का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, और गेट का सिंबल, ठीक है। एंड गेट का सिंबल ये वाला होता है, ठीक है ना। और नोट गेट का सिंबल ये वाला होता है, ठीक है। और हाई वोल्टेज का मतलब क्या है 1, और लो वोल्टेज का मतलब क्या बताइए 0। अब सुनो अगली बात, अब और गेट के बारे में। ये और गेट का सिंबल हो गया। और गेट के अंदर इस वाले इनपुट का नाम है A और इस वाले इनपुट का नाम है B, और आउटपुट का नाम है Y। आउटपुट का नाम इसके अंदर Y। यहाँ पे ये इनपुट है 2 और ये आउटपुट है। जब इनपुट 0 0 का देते हैं तो आउटपुट 0 ही आता है, ठीक है ना। ये बात याद करनी है आपको। इनपुट जब 0 और 1 का देते हैं तो आउटपुट 1 आता है, मतलब 0 और 1 डालने पे क्या बाहर आएगा 1। मतलब लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज डालने पे क्या, इसमें लो और इसमें हाई, तो इससे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे हाई वोल्टेज ही बाहर आती है इसमें, ठीक है ना। 1 मतलब हाई वोल्टेज और 0 मतलब लो वोल्टेज। तो यहाँ पे और इसमें 1 और इसमें 0 डाल दिया तो क्या बाहर आता है 1, और इसमें 1 और इसमें 1 डालने पे क्या बाहर आता है 1 बाहर आता है। ये इसकी ट्रुथ टेबल है, ऐसी टेबल जो ये बताती है कि क्या इनपुट देने पे क्या आउटपुट बाहर निकलेगा, ऐसी टेबल को बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल समझ में आता है क्या होता है, कि क्या इनपुट डालने पर क्या आउटपुट निकलेगा। इस बात को बताने के लिए जो टेबल होती है उसका नाम क्या होता है, ट्रुथ टेबल होता है। अब सुनो, एक होती है बूलियन एक्सप्रेशन। ये बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, बूलियन एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिससे ट्रुथ टेबल जनरेट की जा सकती है। इस ट्रुथ टेबल का यूज करके, इस एक्सप्रेशन का यूज करके यू कैन जनरेट द ट्रुथ टेबल। कैसे जनरेट करोगे, सुनो आप, एक ए में डालो 0, इसमें भी डालो 0, 0 + 0 क्या हो जाएगा 0 आ गया। देखो आप 0 + 0 0, इसमें 0 डालो इसमें 1 डालो, 0 + 1 1, 1 + 0 1। लेकिन सर 1 + 1 तो 2 होता है सर। अरे यार 1 + 1 मैं मानता हूँ 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 से ज़्यादा वैल्यू जा ही नहीं सकती। 2 का मतलब हाई वोल्टेज, ये 1 ही लिख दो वहाँ पे। अगर 1 से बड़ा आ रहा हो तो 1 ही लिखते हैं, क्योंकि और क्या ही करोगे, हाई हो जाएगा इस केस के अंदर। तो 2 का मतलब हाई वोल्टेज ही है बस। तो 1 + 1 इसमें 1 ही लिखना होता है। तो 1 + 1 देखो 1 + 1 1 ही जनरेट होएगा इस केस के अंदर, क्योंकि 2 हो ही नहीं सकता। 1 से बड़ा आ रहा हो कहीं पर भी तो 1 ही लिखना होता है उस केस में, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन इज द इक्वेशन थ्रू व्हिच ट्रुथ टेबल कैन बी जनरेटेड। अब सुनो, और गेट के बारे में 3 बातें याद होनी चाहिए। सिंबल,
ट्रूथ टेबल और एक बुलियन एक्सप्रेशन। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि ये बुलियन एक्सप्रेशन किसकी है, या इस गेट की बुलियन एक्सप्रेशन लिखो। तो ये ट्रूथ टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन और सिंबल याद हो गया आपको। तो ये बेसिक गेट है, समझ में आ गया आपको। हाँ जी, और गेट में बताना, और गेट के अंदर आपको बताना है 0 0 डालने पे क्या बार आएगा, 0 1 डालने पे क्या बार आता है, 1 और 0 डालने पे 1 1 1 डालने पे क्या बार आएगा। ठीक है, गुड। अब सुन लो, एंड गेट। एंड गेट भी एक बेसिक गेट है। इसके अंदर भी देखो आप, अगर आप इसमें 0 0 डालोगे तो क्या बार आएगा बताइए, 0 आता है। 0 और 1 डालने पे 0, 1 0 डालने पे और 1 1 डालने पे। ये टेबल अगेन याद करनी है आपको। रीजन नहीं सोचना, रीजन सोचने बैठ जाओगे, रीजन अगर सोचने बैठ जाओगे तो आप ऐसे केस में क्या होगा बताइए, रीजन सोचोगे तो ये समझ में ही नहीं आएगा आपको उस केस के अंदर तो। और रीजन के चक्कर में मतलब जो है आप तो फिर रह ही जाओगे। मुझे शुरू में मैंने पढ़ा तो लॉजिक गेट समझ ही नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैं रीजन ज़्यादा सोचने लग गया। 3 दिन खराब कर दिए, पता नहीं 3 दिन के जा कई दिन खराब कर दिए थे मैंने। तो उस केस के अंदर हुआ ये कि मतलब बाद में पता लगा यार ये तो रीजन ही नहीं समझने थे। इसके अंदर बुलियन एक्सप्रेशन इज द इक्वेशन थ्रू विच ट्रूथ टेबल कैन बी जनरेटेड। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? सर हाँ जी पैर के नीचे। सर बड़े पैसे गिर रहे हैं देखो। हाँ जी, हाँ जी, अब क्या बता रहा था मैं आपको, देखिए आप, ये इसकी बुलियन एक्सप्रेशन है। इस बुलियन एक्सप्रेशन से ट्रूथ टेबल कैसे बनती है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो। तो एक बात बताइए, इससे ट्रूथ टेबल जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही? ठीक है, याद हो गया आपको ये वाली? हाँ जी, आप बताना। एंड गेट में 0 0 इनपुट डालने पे क्या होगा, 0 0 और 1 का इनपुट डालने पे 0 एंड 1, 1 एंड 0, 1 एंड 1 हो जाएगा। ठीक, ये नोट गेट है। नोट गेट का सिंबल ये वाला है। इसमें एक ही इनपुट होता है और एक, सर इसमें एक ही क्यों होता है, 2 क्यों नहीं है? अरे यार उनको जरूरत नहीं पड़ती होगी ऐसा कुछ करने की कि 2 इनपुट बना के और 2 मतलब नोट गेट के अंदर कोई ऐसी नीड ही नहीं पड़ी होगी। नीड के हिसाब से बनाए गए हैं ये, ठीक है। कि हमें तो काम, हमारा काम तो बस याद करना है। इसके अंदर 0 डालने पे क्या बार आता है, 1, और 1 डालने पे क्या बार आता है इसमें, 0। ये ट्रूथ टेबल होगी। यहाँ पे इसकी बुलियन एक्सप्रेशन होती है y इक्वल टू a बार। इस बार का मतलब क्या होता है कि 0 का 1 बना दोगे, 1 का 0 बना दोगे। 0 का बार क्या होता है, 1, और 1 का बार का मतलब क्या है, 0। बार का मतलब होता है कि 0 का 1 बनाना है और 1 का 0 बनाना है, ठीक है। अब सुनो, अब देखो वो जो 3 गेट्स है वो होते हैं बेसिक गेट्स। अब जितने बाकी देखो टोटल 7 गेट होते हैं। टोटल कितने गेट्स हैं, 7। 7 में से 3 तो बेसिक गेट हो गए, ठीक है ना, और बाकी 4 इनको मिलाने से बने हैं। बाकी 4 जो गेट्स हैं वो इनको मिलाने से बने हैं। बस आपको अब ये समझना है, ट्रूथ टेबल तो आपको उन तीनों की याद करनी थी, बस इनकी ट्रूथ टेबल याद नहीं करनी। इनके बस सिंबल याद कर लो, ठीक है ना, सिंबल याद कर लो, अपने आप ही ड्राइव हो जाएगी ट्रूथ टेबल। तो ये सिंपल याद है, थोड़ा सा समझ लो बस इनको, तो इनको समझ लो और याद कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही बातें इसके अंदर। तो देखो आप, बस याद करने का फायदा नहीं है, समझ लो बस आप। देखो नोर गेट होता है, तीसरा गेट नोर गेट। वो तीनों बेसिक गेट हैं। कोई भी गेट बनेगा तो इनसे मिला के ही बनेगा। जैसे कि जो ABCD होते हैं वो 26 फंडामेंटल अल्फ़ाबेट्स हैं, बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं ये वाले। कोई भी वर्ड बनेगा तो उनको मिलाने से बनेगा, ठीक है। कोई भी वर्ड बनाया आपने, हिसार, तो उनको मिलाने से ही बना। फिजिक्स, उनको मिलाने से ही बना। ऐसा कोई वर्ड है कि उन 26 के अलावा किसी और चीज़ से बनता हो, उन 26 से ही बनेगा। इंग्लिश का अगर वर्ड है तो इंग्लिश का जो वर्ड है वो तो उन 26 से ही बनेगा। तो इसी प्रकार जितने भी गेट्स बनेंगे वो इन तीनों को मिलाने से ही बनेंगे। और गेट, एंड गेट एंड नोट गेट, इन तीनों को मिलाने से ही बनते हैं, बेसिक गेट हैं वो। अब सुनो अगली बात, when the output of OR gate is connected with the input of NOT gate then the gate so formed is called NOR gate। ये देखो, ये तो था OR gate, इसका जो आउटपुट था वो किसे जोड़ दिया बताइए, NOT gate के साथ। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलोगे बताइए, NOR gate। क्या बोलेंगे इस पूरे सिस्टम को, NOR gate का शॉर्ट सिंबल ये वाला है। ये पूरा बड़ा सिंबल है और अगर आपको शॉर्ट सिंबल बनाना है तो ये बनेगा। समझ में आई बात आपको? तो ये NOR gate बन गया। NOR gate की बुलियन एक्सप्रेशन होती है a + b बार। OR गेट की जो थी ना, OR गेट की यही थी ना, y इक्वल टू a + b। इसके ऊपर क्या लगा दोगे आप, बार। तो क्या बन जाएगी बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द NOR गेट। अब इसमें क्या करना आपको, जो OR गेट था ना, OR गेट में जो जो आउटपुट आए थे ये वाले, उनके सबको पलटना है बस। OR गेट में 0 0 का क्या आया था, 0 आया था। 0 1 का क्या आया था, 1 1 0 का क्या आया था, और 1 1 का क्या आया था, 1 आया था। अब 0 का 1 बना दो, 1 का 0 बना दो, 1 का 0, 1 का 0। सीधी सी बात है। आगे होगी बात समझ में आपको।
जो और गेट था, और गेट ही देखो ये 0 0 डालने पे ये 0 भेजेगा तो ये 1 कर देगा उसको यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर आप 0 1 डालोगे तो ये क्या करेगा बताइए इसको 1, और ये क्या कर देगा 0। और इसके अंदर अगर 1 0 डालो 0 1 1 डालोगे मान लो तो ये क्या कर देगा 1, और ये क्या कर देगा उसको। समझ में आ गई होगी बात आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आप, व्हेन द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज कनेक्टेड विद द इनपुट ऑफ नॉट गेट देन द गेट्स ऑफ फॉर्म्ड इज कॉल्ड नैंड गेट। इसको नैंड गेट कहेंगे। ये एंड गेट है, एंड गेट के आउटपुट के साथ क्या जोड़ दिया आपने नॉट गेट, तो ये क्या बन गया बताइए नैंड गेट बन गया, ठीक है ना। नैंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन है नैंड गेट की, ठीक है ना। और ये इसकी ट्रूथ टेबल है। इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो कैसे जनरेट करोगे, देखो इसमें डालो आप 0 0 0 0 डालने पे एंड गेट क्या करेगा उसका 0 करेगा, तो ये क्या कर देगा नॉट गेट 1 कर देगा। तो 0 0 डालने पे क्या बार आया बताइए, इसमें 1 बार आया। अगर आप इसमें 0 1 डालते हो तो ये एंड गेट क्या करेगा बताइए 1 कर देगा ना इसको। नॉट गेट क्या कर देगा 0, तो 0 1 डालने पे क्या बार आएगा 0 बार आएगा। अगर आप डालते हो 0 और 1, 0 1 डालने पे एंड गेट क्या करेगा इसका 0 1 डालने पे क्या करेगा बताइए 0 करेगा, ये क्या कर देगा 1। और अगर आप इसको 1 1 डालते हो इसके अंदर 1 1 तो ये एंड गेट क्या करेगा इसका 1 करेगा, और नॉट गेट क्या कर देगा इसका, तो 1 1 डालने पे क्या बार आ गया 0 बार आ गया। समझ में आ गई बात आपको। और इसकी बूलियन एक्सप्रेशन ये वाली है, ठीक। अब सुनो अगला डिस्कशन। NAND gate is a universal gate. All the basic gates can be formed by using the NAND gates. कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सा गेट एक बेसिक गेट, एक कौन सा गेट है ये यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन सा गेट है, नैंड गेट यूनिवर्सल गेट होता है बस। क्यों होता है नैंड गेट यूनिवर्सल गेट, क्योंकि बहुत सारे नैंड गेट से मिला के सारे गेट्स बनाए जा सकते हैं। ये एक ही नैंड गेट था, इसी से मैंने नोट गेट बना दिया, देखो आप, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा इसको दोबारा से कैसे बनाया। ये 2 नैंड गेट्स थे, इन दोनों नैंड गेट्स को मिला के क्या बना दिया एक एंड गेट। क्या बन गया इससे एंड गेट। और अगर 3 नैंड गेट्स थे, 3 नैंड गेट्स को मिला के क्या बन गया और गेट। तो इस प्रकार जो तीनों बेसिक गेट हैं और एंड और नोट, ये तीनों गेट बन सकते हैं किसका यूज करके नैंड गेट का यूज करके। नैंड गेट का यूज करके तीनों बेसिक गेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। कैसे बनेंगे सुनो आप, देखिए आप, ये था नैंड गेट था, इसके अंदर ये जो 2 इनपुट थे इनको जोड़ के दोनों को आपस में जोड़ दिया, बस ये एक नोट गेट बन गया। अब इसमें 0 डाला आपने, 0 डाला तो देखो यही वाली वायर, ये दोनों वायर आगे 2 बन रही है इसी एक ही वायर की, तो इसमें भी क्या क्या जाएगा 0 0 ही जाएगा। अगर एक ही वायर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही हो तो इसमें अगर 0 है तो इन दोनों में भी क्या जाएगा। और अगर एक वायर आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इसमें 1 जा रहा है तो इन दोनों में भी क्या जाएगा 1 1। तो इसमें 0 जा रहा है तो इन दोनों में क्या जाएगा 0 0, इसमें 0 जा रहा है तो 0 0। अब ये एंड क्या करेगा उसका बताइए, एंड गेट क्या करेगा उसका 0 करेगा। और ये नोट लगा हुआ है, ये नोट है, ये क्या कर देगा उसका 1। तो 0 डालने पे क्या बार आया 1 बार आया ना। और इसके अंदर 1 डालने पे 0 बार आता है, देखो आप 1 डाला तो 1 डाला तो इसमें 1 1 गया, एंड ने क्या कर दिया उसका 1 और नोट ने क्या कर दिया उसका 0, तो 1 डालने पे 0 बार आ गया। तो इस प्रकार क्या बन गया, एक नोट गेट बन गया। तो नैंड गेट का यूज करके नोट गेट बनाया जा सकता है, इस स्लाइड में ये बात बताई गई है, ठीक है ना। अब सुनो, एक नैंड गेट का यूज करके एंड गेट बनाया जा सकता है। आप इसमें करके देख लेना, आप ये 2 गेट्स हैं, 2 नैंड गेट्स हैं, इनका यूज करके इसमें आप इनपुट डाल के देखना, आउटपुट इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और ये ट्रूथ टेबल किसकी है, एंड गेट की है। तो इस प्रकार नैंड 2 एग्जाम में कई बार ये आ जाता है कि कितने नैंड गेट्स का यूज करके एक एंड गेट बन सकता है, 2 नैंड गेट्स का यूज करो एक एंड गेट बन जाएगा। आई बात समझ में आपको। अब सुनो अगली बात, 3 नैंड गेट्स का यूज कर लो आप, 3 नैंड गेट्स का यूज करके क्या बन सकता है बताइए, एक और गेट बन सकता है। 3 नैंड गेट्स का यूज करके एक और गेट बन सकता है, उनको जोड़ना पड़ेगा एक स्पेशल पैटर्न पे, इसी तरीके से जुड़ेंगे ये, और कोई तरीका नहीं है जोड़ने का। आप सोचें किसी और, ये जो चीज़ है तो बस दिमाग लगा के निकाल ली बस कि तीनों गेटों कैसे जोड़ें कि ट्रूथ टेबल और गेट वाली बन जाए, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं, देखो पहले तो ये ट्रूथ टेबल आ जाएगी, ये समझ में आ रहा है ना आपको, करके देख लेते हैं, एक आधा डाल के देख लेते हैं। जैसे बताओ कौन सा चेक करना है इनमें से, ये वाला चेक कर ले, 1 1 वाला, ये 1 1 डाल दिया आपने, इसमें 1 गया तो इनमें कितना चला गया 1 1, इसमें कितना चला गया 1 1, एंड ने क्या कर दिया उसका 1 कर दिया, एंड ने तो 1 1 का 1 करेगा, नोट क्या कर देगा उसका 0, तो इसमें कितना चला गया 1 1 गया था, एंड ने क्या कर दिया 1 और नोट ने क्या कर दिया 0। अब 0 0 गया, इसने एंड ने क्या कर दिया उसको
जीरो, नोट नहीं क्या कर दिया 1, तो 1 1 डालने पे 1 बार आया, देखो इसमें वही हो रहा है। तो इस प्रकार आप इनमें से कोई भी चेक कर लो, चाहे सारे चेक हो जाएंगे। इसका मतलब 3 नैंड गेट्स ने मिलकर और गेट बना दिया आखिर, ठीक है ना, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं नैंड गेट को। ये क्वेश्चन कैसे होगा, सुनो ध्यान से आप, ये अगर ऊपर बना रखी हो ना, ये ऐसी वेव दे देता है एक, और एक ऐसी वेव दे देता है। ये ऊपर बना रखी है तो 1, नीचे दे रखी है 0, यहाँ 0, ये ऊपर 1 1, यहाँ 0 0, यहाँ ऊपर है 1 0 1 0 1 0 1, ऐसा है। 2 इनपुट हैं, अगर दोनों और गेट से गुजार दें, और गेट से इनपुट ए और इनपुट बी दोनों गुजार दिए, तो क्या होगा इसके अंदर, सुनो आप, ये 1 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 ऐसे आ जाएगा, 0 0 है ना, तो 0 ही आएगा, और गेट तो 0 ही करेगा उसको, 0 1 का क्या करेगा और गेट, ऐसे कर दो, 1 0 क्या करेगा, 1 1 का क्या करेगा, 0 0 का 0, और 0 1 का ऐसे होगा, ऐसे बन जाएगी इसकी। ये क्या देता है कि अगर इनपुट वेव्स ऐसी हैं तो आउटपुट वेव कैसी होगी, तो ऐसी बनेगी आउटपुट वेव, ठीक है। अच्छा, एंड गेट में से गुजार दें तो इन दोनों इनपुट वेव्स को एंड गेट में से गुजार दें तो देखो 1 1 का क्या होगा, 1, 0 0 का 0 1 का 1 0 का 1 1 का और 0 0 का 0 1 का, ये बनेगी आउटपुट वेव। अगर 2 इनपुट को एंड गेट में से गुजार दें तो ऐसी बनती है। एक होता है एक्स और गेट, ये एक्स और गेट क्या होता है भाई, एक्स और गेट और एक ये वाला जो एक्स और गेट है और एक इससे अगला गेट है, इनको तो याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल सा है। सुन आप, इसमें 2 तो नोट गेट यूज होते हैं, कितने गेट यूज होते हैं, नोट गेट 2, और 2 एंड गेट यूज होते हैं, एंड गेट कितने यूज होते हैं, 2, और एक और गेट यूज होता है, इनसे मिला के बनाते हैं इसको। सर ये इतना ऐसे कहीं कुछ भी जोड़ दिया, बड़ा खतरनाक तरीके से बना रखा है सर, ये तो यही क्यों लगाए यार, यही लगाएंगे बस, मतलब इनका कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा एक्स और गेट, ऐसी ट्रूथ टेबल चाहिए होगी उनको कहीं ना कहीं लगाने में, तो ये इनको इसी तरीके से जोड़ते हैं, याद ही करना पड़ता है ये स्ट्रक्चर कि 2 नोट गेट और 2 एंड गेट और एक और गेट। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि एक्स और गेट कैसे बनता है, क्या क्या जोड़े, तो इसका आंसर है 2 नोट गेट जोड़ दो, 2 और गेट जोड़ दो, एक और गेट जोड़ दो और 2 एंड गेट जोड़ दो, इसे क्या बन जाएगा आपका, एक्स और गेट बन जाएगा इससे, और इसी तरीके से जोड़ना है। और इसका शॉर्ट सिंबल ये वाला होता है, ये शॉर्ट सिंबल है इसका। और इसकी ट्रूथ टेबल में बताऊं किससे सिमिलर है, जो पहले इसकी ना ट्रूथ टेबल सबसे आसान है याद करना, पहले और गेट की लिख लो, और गेट की लिख ली और लास्ट वाला चेंज कर दिया बस, लास्ट में और गेट में देखो 0 0 क्या आता है, इसमें भी है, और गेट में 0 1 का क्या आता है, आ रहा है इसमें भी, 1 0 क्या आता है और गेट में 1, इसमें भी आ रहा है, उसमें 1 1 का 1 आता है, लेकिन आप क्या कर दो इसका, बस आखिरी वाला बदलना है, आखिरी वाला बदलना है। और ऐसी ट्रूथ टेबल एक्स और गेट की बनती है, और इसकी बुलियन एक्सप्रेशन ये भी होती है और शॉर्ट में ये भी होती है, दो बुलियन एक्सप्रेशन होती है इसकी बुलियन एक्सप्रेशन दो है। समझ में आ रही है बात आपको, इसको ऐसे ही जोड़ेंगे, ये वाले जनरेट हो जाएंगी, चेक करके दिखाऊं क्या, अरे वो तो लिया सर अब कहाँ परेशान हो रखे हैं, कहो तो चेक कर देता हूँ, ठीक है। आप ये ना पुट करके देख लेना, ना समझ में आए ना और यो जनरेट तो मेरे को बता देना। अब सुनो यार, एक्स नोर गेट और भी आसान हो गया, पता है कैसे, इसके उस वही जो चीज है ना उसके आगे बस यहाँ पे एक ये लगा दो, बस सर्कल, ठीक है ना, यह एक सर्कल लगा दो, ये एक नोट लगा दो बस, इसके आगे उसी के आगे एक नोट गेट और जोड़ दो, जो पिछला पढ़ा था ना एक्स और गेट, उसके आगे क्या जोड़ दिया एक, और इसके फिर सारे साइन बदल जाएंगे, जो था मतलब जो भी था ना उसी का उल्टा हो जाएगा इसके अंदर। इसका शॉर्ट सिंबल ये है और इसकी बुलियन एक्सप्रेशन ये वाली है, ठीक है।